आप सभी का स्वागत है हिंदी नोवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर फैम में। यहाँ मिलेंगी आपको ऐसी कहानियाँ जो रोमांस, रहस्य और मज़ेदार ट्विस्ट से भरी होंगी। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करना है। नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहाँ मिलेगा आपको हाइप वीडियो फीचर। तो जल्दी से हाइप पॉइंट्स दे दो और हमारी मोटिवेशन को बढ़ा दो। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बनना तो भूलना ही मत। अध्याय 208। काले भालू से निपटने के बाद राघव मेहरा अगली राक्षस गुफा की ओर बढ़ने लगा। जल्द ही उसे कल वाला लाल भेड़िया मिल गया। राघव मेहरा और काले अजगर को देखने के बाद लाल भेड़िया इतना उत्साहित हो गया कि वह उसके पास गया और अपने सिर से राघव मेहरा के पैरों को रगड़ने लगा। इसके बाद राघव मेहरा कई गुफाओं में गए और जल्द ही उन्हें 10 राक्षस मिल गए। हालांकि उसे इन राक्षसों का स्तर नहीं पता था, फिर भी उसे लगा कि यह काफ़ी है। अगर इन राक्षसों का स्तर सामान्यतः ऊंचा होता तो वह उन्हें अपने हमले की तीव्रता पर लगाम लगाने दे सकता था। राघव मेहरा ने लाल भेड़िए और अन्य लोगों को देखा और गंभीरता से कहा, मैं कुछ युवा पीढ़ियों को प्रशिक्षण के लिए यहाँ लाया हूँ और हमें राक्षसों से लड़ने की ज़रूरत है। लेकिन वे नहीं जानते कि मेरी ताकत दुनिया को नष्ट करने के स्तर तक पहुँच गई है। वे मुझे केवल अपने समान साधना स्तर वाला व्यक्ति मानते हैं, इसलिए बाद में तुम अपनी ताकत को दबाओगे और उनसे लड़ोगे और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे। राघव मेहरा ने सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया, मानो वह राक्षसों के एक समूह को आदेश दे रहे हों और उनसे कह रहे हों कि वे वैसा ही करें जैसा वह कहें। ऐसा कहने के बाद वह राक्षसों के एक समूह को घूरने लगा। ये देखकर कि राक्षसों ने बहुत बुद्धिमानी से सिर हिलाया, राघव मेहरा की आंखें चमक उठीं। ठीक है, चलिए चलते हैं। राघव मेहरा लाल भेड़िए की पीठ पर कूद गया, फिर काले अजगर को पकड़ लिया और लाल भेड़िए तथा अन्य को अपने रास्ते पर जाने दिया। बस ऐसे ही एक जादुई दृश्य सामने आ गया। लाल भेड़िया आगे आगे दौड़ रहा था, जिसकी पीठ पर राघव मेहरा बैठा था। उसके पीछे राक्षसों का एक समूह था। दृश्य अत्यंत शानदार था और इस समय मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला में लोगों का एक और समूह था। यह इशिका सिंह और उसके 6 साथी थे। इस समय विक्रम चौधरी और अन्य 6 लोग थोड़े बदसूरत लग रहे थे। मैं इतने लंबे समय से यहाँ हूँ, फिर भी मुझे एक भी राक्षस का सामना क्यों नहीं करना पड़ा। क्या ये हो सकता है कि कल यहाँ सचमुच कुछ बड़ा हुआ हो। 6 लोगों ने एक के बाद एक अटकलें लगाईं, लेकिन विक्रम चौधरी का चेहरा अभी भी बहुत काला था। मैंने राघव मेहरा और उनके परिवार का हृदय से अभिवादन किया। उसी समय मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, जल्द ही राघव मेहरा को प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। उस समय वह राघव मेहरा को तब तक पीटता था जब तक वह सबके सामने अपने माता पिता के लिए रो नहीं पड़ता था। तथापि जैसे ही उसने ये सोचना समाप्त किया, उसे अचानक पता चला कि जमीन हिल रही है। क्या चल रहा है? इशिका सिंह और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने ये भी महसूस किया कि कंपन किस दिशा से आ रहा है और जल्दी से उधर देखा। दूर से उन्होंने डरावनी आकृतियों की एक पंक्ति को भागते हुए देखा। वास्तव में वहां 1 दर्जन से अधिक राक्षस जानवर थे। 6 लोग इतने डर गए कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। वे जल्दी से पेड़ों के पीछे छिप गए, इस डर से कि दूर से गुजर रहे 10 से ज्यादा राक्षस उन्हें देख लेंगे। हालांकि इशिका सिंह और उनके 4 साथी जल्दी से बच निकले और उन्होंने पाया कि विक्रम चौधरी अभी भी खड़ा था। उस भाव को देखकर वह वास्तव में भयभीत हो गया था। विक्रम चौधरी सचमुच दंग रह गए, लेकिन वह राक्षस से नहीं डरा। वह इतना डरपोक नहीं है। इसके बजाय उसने धुंधले ढंग से अपने सामने दौड़ रहे लाल भेड़िए की पीठ पर बैठे एक व्यक्ति को देखा। वह आदमी राघव मेहरा जैसा लग रहा था, जिसने अभी अभी उसे 2 बार मुक्का मारा था। विक्रम चौधरी वहीं भावशून्य खड़े रहे। यदि राक्षसों का वह समूह चला भी जाए तो भी स्थिति वैसी ही रहेगी। इशिका सिंह और अन्य लोगों ने राक्षस को बिना देखे जाते हुए देखा और सभी ने लंबी सांस ली। फिर
वे सब भौचक के होकर विक्रम चौधरी की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई देने लगी। अभी जब उन्होंने विक्रम चौधरी को राघव मेहरा द्वारा तंग करते देखा तो उन्हें लगने लगा कि विक्रम चौधरी भी ऐसा ही है। अब राक्षस के कारण विक्रम चौधरी का इतना बुरा व्यवहार देखकर उन्हें लगने लगा कि वह उतना शक्तिशाली नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। अगर विक्रम चौधरी की यह साधना न होती तो इशिका सिंह इस समय विक्रम चौधरी को टीम से बाहर करना चाहती। उसे उसके साथ रहने में शर्म महसूस हुई, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि राक्षस बहुत दूर चले गए हैं, तब भी वह विक्रम चौधरी के पास गई और चिंतित होकर पूछा, श्री विक्रम चौधरी, आप क्या कर रहे हैं? विक्रम चौधरी को इस समय होश आया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, मानो उसमें जंग लग गया हो। उसने इशिका सिंह की ओर देखा और उदास होकर पूछा, क्या तुमने अभी देखा कि आगे दौड़ रहे लाल भेड़िए की पीठ पर कोई बैठा था? उसे संदेह हुआ कि उसने गलत देखा है। आखिरकार ये सचमुच आश्चर्यजनक है। उन्होंने ये भी सोचा कि क्या वह उस आघात को स्वीकार नहीं कर सकते जो उन्हें अभी अभी मिला है, या हो सकता है कि राघव मेहरा के हमले के कारण उसके मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ हो गई हो जिससे उसे मतिभ्रम हो रहा हो। तियान लाइची और अन्य लोगों ने वास्तव में लाल भेड़िए की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। राक्षस को देखकर वे इतने डर गए कि उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे जल्दी से वहां से भाग गए। इन बातों पर ध्यान देने का समय किसके पास है? और उन्होंने ये भी सोचा कि विक्रम चौधरी का क्या मतलब था। क्या लाल भेड़िए की पीठ पर कोई है? ये बकवास है, ये कैसे संभव है? तियान लाइची को संदेह था कि यह विक्रम चौधरी द्वारा अपने शर्मनाक व्यवहार को छिपाने के लिए बनाया गया एक बहाना था, क्योंकि वह डरा हुआ था। उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक उभरी, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया और कहा, शायद नहीं। ये सुनने के बाद विक्रम चौधरी ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और फिर सोचना बंद कर दिया। मुझे लगा कि मैं अभी अभी मिली पिटाई को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो गया था और मैंने इसका गलत आकलन कर लिया था। दूसरी ओर इस समय किरण जोशी और अन्य लोग एक बड़ी चट्टान पर बैठे धीरे धीरे प्रतीक्षा कर रहे थे। रोहन मेहरा इंतजार करते करते थोड़ा ऊब गए थे और बोले, उन्होंने कहा था कि इससे राक्षस आकर्षित होंगे। मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा। किरण जोशी ने उसकी बातें सुनी और उसे घूरने लगीं। रोहन मेहरा किरण जोशी की घूरती निगाहों से इतना डर गया कि उसने तुरंत अपने शब्द बदल दिए और बोला, मुझे लगता है कि उसका रूप राक्षसों को डरा देगा, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह राक्षसों को आकर्षित कर सके। ये सुनकर किरण जोशी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। ये सुनकर रोहन मेहरा का चेहरा उतर गया। वह सचमुच समझ नहीं पा रहे थे कि किरण जोशी का परिवार अचानक ऐसा कैसे हो गया। अब वह किरण जोशी के सामने एक छोटे से नौकर की तरह है। वह बहुत दुखी है और खुद को ढाल नहीं पा रहा है, और अब उसकी हिम्मत नहीं रही कि वह अनन्या सिंह पर नजर डाले, क्योंकि उन्होंने पाया कि अनन्या सिंह किरण जोशी पर ज्यादा ध्यान देती थीं और किरण जोशी भी समय समय पर अनन्या सिंह की जांच करने लगी थीं। अगर किरण जोशी अनन्या सिंह को पसंद करती हैं और अभी भी उसके बारे में सोच रही हैं, तो वह शौचालय में दिया जला रही हैं। वह बस इतना ही कर सकता था कि अपने दांत पीसकर भूल जाऊं। वे पांचों धीरे धीरे प्रतीक्षा करते रहे। रोहन मेहरा ने ये देखकर भौहें चढ़ाई कि कितना समय बीत चुका है। मैं तो ये भी सोच रहा था कि क्या राघव मेहरा को कोई राक्षस खा जाएगा, लेकिन उसके पास तो बस यही विचार था। अचानक उसने देखा कि वहां कंपन की आवाज आ रही है। पांचों लोग इस अचानक परिवर्तन से चौंक गए और जल्दी से उस दिशा में देखने लगे। इस समय उन्हें दूर से राक्षस की आकृति धुंधली दिखाई दी। कुछ ही देर बाद उन्हें वहां की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। जब उन्होंने 1 दर्जन से अधिक विशालकाय राक्षसों को अपनी ओर दौड़ते देखा तो वे पांचों इतने डर गए कि उनके पैर कमजोर पड़ गए। हे भगवान! रोहन मेहरा चिल्लाया और भागने लगा। किरण जोशी और उनके साथी भी डर गए और भागने की तैयारी में लग गए। लेकिन इस समय उन्हें अचानक पता चला कि पहले राक्षस की पीठ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। करीब से देखने पर वे दंग रह गए। क्या ये वही व्यक्ति नहीं था जो राक्षस को फुसलाने वाला था, राघव मेहरा? इसके अलावा उन्होंने अपनी बाहों में एक काला कुत्ता भी पकड़ा हुआ है। यह अवश्य ही वही होगा।
इसलिए वे सब वहीं खड़े रहे। बेशक इस दृश्य को देखकर मैं दंग रह गया। इसका भी एक कारण था। रोहन मेहरा पहले ही बहुत जल्दी भाग निकला था। इस बार उसने सबक सीख लिया और भागते समय पीछे देखता रहा। पिछली बार वह बहुत तेजी से भाग गया था और राक्षस का निशाना बन गया था। हालांकि बेहतर होता अगर उसने पीछे मुड़कर न देखा होता। जब उसने राघव मेहरा को अपने पीछे राक्षस की पीठ पर बैठे देखा तो वह अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़ा। चेहरा भी जमीन से निकट संपर्क में था और यह रुकने से पहले काफी दूर तक फिसलती रही। राघव मेहरा के पास आने पर उसने राक्षसों को रोक दिया। वह नीचे कूद गया, सुरक्षित उतरा। अनन्या सिंह और अन्य लोगों ने पहले राघव मेहरा को देखा, फिर राघव मेहरा के पीछे छिपे राक्षसों को देखा और अपनी लार निगल ली। ये सभी राक्षस वास्तव में नवजात आत्मा चरण से ऊपर हैं। राघव मेहरा ने अपने पीछे खड़े राक्षसों की ओर देखा और कहा, तुम सब लेट जाओ। राक्षस अत्यंत आज्ञाकारी थे। वे तुरंत जमीन पर लेट गए और बिना हिले डुले शांत खड़े रहे। राघव मेहरा किरण जोशी और अन्य लोगों के पास गए। अनन्या सिंह और अन्य लोगों ने राघव मेहरा को ऐसे देखा जैसे वह कोई भगवान हो और उन्हें ये बेहद अविश्वसनीय लगा। किरण जोशी अब तक प्रतिक्रिया दे चुकी थीं। मैं अपने दिल में सोच रहा हूँ, बॉस, क्या आप अब और नाटक नहीं करोगे? इसने वास्तव में बहुत सारे शक्तिशाली राक्षसों को आकर्षित किया। अनन्या सिंह ने राघव मेहरा को बेवकूफ़ी भरी नज़रों से देखा और हकलाते हुए बोली, लौंग भाई लौंग, क्या हो रहा है? राघव मेहरा ने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने इन राक्षसों को चकमा देने और उन्हें थोड़े समय में अपने आदेशों का पालन करने के लिए एक रहस्यमय खजाने का इस्तेमाल किया। जब अनन्या सिंह ने ये सुना तो उनकी आंखें अचानक चमक उठीं। ये किस प्रकार का शक्तिशाली खजाना है जो वास्तव में इतने सारे शक्तिशाली राक्षसों को धोखा दे सकता है? तुम्हें पता है, वह लाल भेड़िया शरीर से बाहर की अवस्था में भी रहता है। जब किरण जोशी ने राघव मेहरा की बात सुनी तो वह अपने दिल में शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सके। बॉस अभी भी नाटक कर रहा है। तुम्हें और क्या चाहिए, बेबी? सीधे राक्षस को हराओ, है ना? इस समय राघव मेहरा ने भी रोहन मेहरा की ओर देखा जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था। रोहन मेहरा का कीचड़ से सना चेहरा देखकर उसके मुंह के कोने सिकुड़ गए। इस आदमी ने क्या किया? क्या आप प्रतीक्षा करते करते बहुत ऊब गए हैं, इसलिए चेहरे पर मास्क के रूप में मिट्टी का उपयोग करें? राघव मेहरा ने किरण जोशी और अन्य लोगों से अपने अनुभव के बारे में बात करना शुरू किया। उन्होंने पहले राक्षसों के खिलाफ अभ्यास किया, बाद में उन्होंने अपनी टीम वर्क को निखारने के लिए एक समूह में राक्षसों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने किरण जोशी और अन्य लोगों को भी राक्षस की स्थिति के बारे में बताया ताकि वे निश्चिंत हो सकें और चोट लगने का डर न रहे। ऐसा कहने के बाद कई लोगों ने राक्षस से लड़ना शुरू कर दिया। पहले तो मैं चुपचाप इधर उधर घूमा और डर गया। जैसे जैसे समय बीतता गया उन सभी ने अपने हमले कम कर दिए। बस इसी तरह समय तेजी से बीत गया। दोपहर में धुंधला सूरज डूबने वाला था। राघव मेहरा भी वापस जाने के लिए तैयार था। वह पहले से ही अपनी अनुमानित ताकत जानता था। ये नवजात आत्मा के तीसरे स्तर के बारे में है। उन्हें ये बात किरण जोशी से पूछने पर पता चली, क्योंकि उसे राक्षस की विशिष्ट शक्ति का कोई अंदाजा नहीं था। जहां तक किरण जोशी का सवाल है तो राघव मेहरा के सवाल का जवाब देने के बाद वह फिर से गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि राघव मेहरा के प्रश्न का कोई गहरा अर्थ होगा। शायद यह उसके लिए एक परीक्षा है, लेकिन वह अपना दिमाग खपा रहा था और अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि राघव मेहरा का क्या मतलब था। शांतिपुर एक यार्ड के अंदर अनिका सूरी और माया शर्मा राघव मेहरा के कमरे के सामने खड़ी थीं। इसी समय राघव मेहरा के कमरे का दरवाजा हटा दिया गया। अनिका सूरी, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा कि क्या कहना है ना? माया शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। अनिका सूरी ने गंभीरता से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह समझ गई हो। एक चोर अंदर आया। दरवाज़ा चोरी हो गया। टेलीपोर्टेशन के माध्यम से राघव मेहरा शांतिपुर लौट आया। घर के रास्ते में राघव मेहरा की नज़र काले अजगर पर पड़ी। मुझे लगता है कि तुम बेकार हो, इसलिए अब से घर पर रहो और अनिका सूरी के साथ खेलो। राघव मेहरा ने भी काले अजगर को राक्षस से लड़ते देखा था।
बस वहाँ इधर उधर कूद रहा हूँ। या भौंकना, ये इतना सरल है। जैसा कि उन्होंने कहा, ये बेकार है। उसने फिर भी सोचा कि उसे घर की रखवाली करने देना बेहतर होगा। जब ब्लैक ड्रैगन ने राघव मेहरा की बात सुनी तो वह बहुत उदास हो गया। इसके बहुत सारे उपयोग हैं, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद उसका अवसाद गायब हो गया। हे, जब तक मैं यार्ड में रह सकता हूँ, मैं बॉस शेंगलोंग के साथ अच्छी तरह से रह सकता हूँ। इसमें सुधार करना बेहतर है। बेशक, इससे लड़कियों को देखने का आनंद खत्म हो जाएगा। आदमी और कुत्ता आंगन में लौट आए। इस समय राघव मेहरा ने खोज की। अनिका सूरी और माया शर्मा वास्तव में आंगन में खड़ी थीं, मानो उसे पता था कि वह वापस आ गया है। उन दोनों को देखकर राघव मेहरा को किसी कारणवश बेचैनी महसूस हुई। जब ब्लैक ड्रैगन यार्ड में वापस आया तो उसने पवित्र ड्रैगन बॉस से मिलने की तैयारी की, लेकिन इसी समय उसे माया शर्मा का पता चला। इस क्षण ये जम गया। बहुत खूब, क्या सुंदर लड़की है। लेकिन जैसे ही उसने सोचना समाप्त किया, अगले ही क्षण वह अचानक कांप उठा, क्योंकि यह पाया गया। अचानक माया शर्मा के शरीर से ऊर्जा का एक ऐसा दबाव आया जो रसोई के चाकू से भी हजारों गुना अधिक भयानक था। वह लगभग पेशाब करने ही वाला था। सौभाग्यवश उसने तुरंत अपनी दृष्टि बदल ली और आपदा से बच गया। राघव मेहरा माया शर्मा और दूसरे व्यक्ति के पास गए और पूछा, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे हैं? माया शर्मा और दूसरे व्यक्ति ने एक साथ अपना सिर हिलाया। सूर्यास्त देखना, दोनों ने एक साथ कहा। राघव मेहरा को हमेशा लगता था कि उन दोनों में कुछ अजीब बात है, लेकिन उसने उनकी बात अनसुनी कर दी और अपने कपड़े बदलने के लिए घर वापस चला गया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, वह डर गया। राघव मेहरा तेजी से घर से बाहर निकला और माया शर्मा तथा दूसरे व्यक्ति की ओर देखने लगा। मेरे दरवाजे में क्या खराबी है? आज सुबह जो कुछ हुआ उसके कारण वह सोच रहा था कि आज रात को जब वह सोने जाएगा तो दरवाजा ठीक से बंद कर लेगा। अब दरवाज़ा चला गया। माया शर्मा ने अनिका सूरी की ओर देखा और कहा, आपको अनिका सूरी से पूछना होगा। मैं कुछ देर पहले किताबों की दुकान पर गई थी और जब वापस आई तो माहौल कुछ ऐसा ही था। राघव मेहरा ने अनिका सूरी को घूरते हुए कहा, अनिका सूरी, बताओ क्या हो रहा है? अनिका सूरी ने गंभीरता से कहा, मुझे नहीं पता असल में क्या हुआ। मैं डॉक्टर के साथ खेलने गई थी और वापस आते ही यह सब हुआ। और अभी अभी पड़ोसियों से सुना है कि लगता है चोर दरवाजे चुरा रहे हैं। कई लोगों के दरवाजे चोरी हो गए हैं। जैसे ही राघव मेहरा ने सुना, उसका चेहरा काला पड़ने लगा। कैसा चोर है जो दरवाज़ा चुराता है? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? अनिका सूरी ने मासूमियत से कहा, भैया, आपको यकीन नहीं हो रहा? यकीन नहीं हो रहा तो दूसरों से पूछ लीजिए। लगता है कई लोगों के दरवाजे चोरी हो गए हैं। राघव मेहरा ने उपहास किया। तुम फूंको ही रहो। अगर आपने दरवाज़ा नहीं हटाया होता तो मैं उल्टा खड़ा होकर अपने बाल धोता। राघव मेहरा बाहर चले गए। सिर्फ पूछना, अधिक से अधिक ये दोनों लोग केवल अपने ही दरवाजे तोड़ सकते थे, लेकिन वे निश्चित रूप से अन्य लोगों के दरवाजे नहीं तोड़ सकते थे। वह गली से बाहर चला गया। कुछ ही दूरी पर स्थित एक यार्ड की ओर देख रहा हूँ। परिसर का द्वार अभी भी वहीं है। राघव मेहरा ने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला। बूढ़े आदमी, मैंने सुना है कि चोर दरवाजे चुरा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपका दरवाज़ा? राघव मेहरा ने बस इतना ही कहा और आगे नहीं बोल सके, क्योंकि उसने आंगन और घर की स्थिति देखी थी। वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं है। ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये सही है। मुझे नहीं पता कि किस तरह के चोर ने दरवाज़ा चुराया। मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया था और जब मैं वापस आया तो घर के सभी दरवाजे गायब थे। राघव मेहरा, अरे, ये सच नहीं हो सकता। ऐसे भी चोर होते हैं। राघव मेहरा ने कुछ देर तक उस बूढ़े व्यक्ति से बातचीत की और फिर चले गए। अगले पर जाएं। उसे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्या दुनिया में ऐसा कोई चोर है? तथापि जब वह अगले घर पर पहुंचा तो उसने दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया, क्योंकि इस यार्ड का गेट चला गया है। ये बहुत दुखद है।
कई घरों का दौरा करने के बाद राघव मेहरा को पता चला कि कई घरों में चोरी हुई थी, और इस चोर ने कुछ नहीं चुराया, सिर्फ दरवाज़ा। वह चेहरे पर अजीब भाव लिए अपने आंगन में लौट आया। अनिका सूरी और माया शर्मा को देखकर उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। अनिका सूरी और माया शर्मा गंभीर दिख रही थीं, लेकिन जब उन्होंने राघव मेहरा के हाव भाव देखे तो वे अपनी हंसी नहीं रोक सकीं। रात में आकाश तारों से भरा होता है। राघव मेहरा अभी भी सो नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि उसने ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है, सोने का नाटक भी किया। हालांकि उन्होंने काफ़ी देर तक इंतजार किया और फिर भी कुछ नहीं हुआ। वह इस बात को लेकर काफ़ी समय तक उलझन में रहा। थोड़ी देर बाद वह सचमुच थक गया। आखिरकार ये प्रशिक्षण का दिन था। अंततः गहरी नींद में सो गया। अगले दिन जब सूरज की रोशनी फलों के पेड़ों की चित्तीदार पत्तियों से, लकड़ी की खिड़कियों से और राघव मेहरा के चेहरे पर पड़ी तो उसने जम्हाई ली और धीरे धीरे जाग गया। जब वह उठा तो सबसे पहले उसने उस कमरे की जांच की जिसमें वह था। अच्छा होता अगर उसने इसे न पढ़ा होता। इसे पढ़कर वह दंग रह गया, क्योंकि जिस स्थान पर वह जागा था वह अभी भी उसका कमरा नहीं था। इस समय वह लगभग रोना चाहता था। क्या हो रहा है? इस समय उसे सुगंध की भी गंध आ रही थी। इसकी खुशबू बहुत ही आकर्षक है। राघव मेहरा ने सावधानी से अपना सिर घुमाया, लेकिन जब वह पलटा तो उसने एक बहुत ही साफ सफ़ेद चेहरा देखा। गुरगल, माया शर्मा का चेहरा उसके बहुत करीब था। अगर हम और करीब आ गए तो हम चुंबन कर सकते हैं। राघव मेहरा ने अपनी सांस रोक ली। वह सावधानी से एक तरफ हट गया और बिस्तर से बाहर निकल आया। कमरे से बाहर निकलने के बाद ही उसने जोर से सांस छोड़ी, लेकिन अगले ही पल उसने अचानक अपनी सांस फिर से रोक ली, क्योंकि उसने पाया कि उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा था। छोटे लिंग र दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। इस बार अनिका सूरी चिल्लाई नहीं। इसके बजाय उसने एक वयस्क की तरह आह भरी और अपना सिर हिलाया। फिर रसोई घर में जाओ। वह अभी भी अपने आप से बुदबुदा रहा था। हे प्रभु, कैसी पतित जिंदगी है। शादी से पहले हर दिन साथ सोना, है ना? जब राघव मेहरा ने ये बुदबुदाहट सुनी तो वह आत्महत्या करना चाहता था। मैं सचमुच नष्ट नहीं हुआ हूँ। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। राघव मेहरा ने माया शर्मा के कमरे की ओर देखा। सौभाग्य से वह एक मृत सुअर की तरह सो गई, अन्यथा इसे संभालना मुश्किल होता। राघव मेहरा को अब भी संदेह था कि वह नींद में चल रहा था। उसे यकीन नहीं था कि माया शर्मा उसे सिर्फ चिढ़ा रही थी या सचमुच उसे पसंद करती थी। शायद बात करने का राजा। उसे चिढ़ाना तो बस मनोरंजन के लिए है, लेकिन ये सिर्फ बातचीत है। यदि उसे पता चलता कि वह हर दिन उसके बिस्तर पर जागता है तो वह शायद उसे विकृत व्यक्ति कहकर कोसती और यहाँ तक कि उसे काटने के लिए चाकू भी निकाल लेती। राघव मेहरा ने फैसला किया कि वह कल रात अनिका सूरी के साथ कमरा बदलेगा। बिस्तर पर जाने से पहले दरवाज़ा कसकर बंद कर दें और उसे ताला लगा दें। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह माया शर्मा के कमरे में जाग सकता है। कुछ ही देर बाद खाने की मेज पर राघव मेहरा ने विशेष रूप से अनिका सूरी को दूर भेज दिया और फिर माया शर्मा की ओर देखा जो अभी भी नाश्ता कर रही थी। बॉस डुआन, क्या आपने रात में कुछ असामान्य देखा, या क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि जब आप सो रहे थे तो किसी ने कुछ किया था? राघव मेहरा को लगा कि अगर माया शर्मा इतनी गहरी नींद में नहीं सो रही थी तो उसे जाग जाना चाहिए था। माया शर्मा ने भयभीत होकर कहा, मिस्टर मेहरा, जब मैं सो रही थी तो आपने मेरे साथ कुछ नहीं किया। राघव मेहरा का मुंह फड़क उठा, लेकिन जल्द ही माया शर्मा ने एक ऐसा भाव दिखाया जैसे कह रही हो, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रही हूँ, और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे मिस्टर मेहरा के चरित्र पर विश्वास है, और अगर तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें चालाक होने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर राघव मेहरा शर्मा गया। क्या आप कृपया मुझे चिढ़ाना बंद कर सकते हैं? अंत में राघव मेहरा को चुप देखकर माया शर्मा ने भी जवाब दिया, दरअसल मैं बहुत गहरी नींद सोती हूँ, इसलिए जब मैं सो जाती हूँ तो चाहे बाहर बारिश हो या गरज हो, मैं उसे सुन नहीं पाती। ये सुनकर राघव मेहरा ने राहत की सांस ली। अच्छा, लेकिन जब वह देख नहीं पाया तो माया शर्मा के मुंह के कोने अचानक सिकुड़ गए।
राघव मेहरा को खाना खत्म करके कमरे में वापस जाते देख माया शर्मा ने अपनी देह को खींचा और खाना बंद कर दिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका मन एक अत्यंत विशाल श्वेत संसार में प्रकट हुआ। यह उनके और राघव मेहरा के साथ लेटकर किए गए अभ्यास का परिणाम है। अपने कपड़े बदलने के बाद राघव मेहरा झानवू साम्राज्य की ओर चल पड़ा। उसके बाद के दिनों में मैंने हर दिन यही काम किया। जब भी मेरे पास समय होता है, मैं किरण जोशी और अन्य लोगों के साथ मॉन्स्टर माउंटेन रेंज पर जाकर राक्षसों के साथ अभ्यास करता हूँ। हालांकि अधिक अभ्यास करने के बाद राघव मेहरा ने पाया कि उनमें ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। जब तक कि आपके पास मजबूत मार्शल आर्ट या शारीरिक कौशल न हो। हालांकि शाही शहर के ट्रेजर हॉल में सबसे अच्छे शारीरिक कौशल और मार्शल आर्ट पहले ही उसके द्वारा खरीदे जा चुके हैं और इससे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन उनकी वर्तमान ताकत और किरण जोशी व अन्य की साधना में तेजी से हो रहे सुधार के अनुसार उनके लिए इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। और इस समयावधि के दौरान राघव मेहरा को असहाय होकर पता चला कि उनके घर का दरवाज़ा अक्सर चोरी हो जाता था। तीनों कमरों के दरवाजे गायब थे। न केवल उसका दरवाज़ा चोरी हुआ, बल्कि अन्य लोगों के घरों के दरवाजे भी चोरी हुए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे दरवाजे लगाने के लिए उन्हें कैसे खरीदते हैं, वे हमेशा जल्द ही चोरी हो जाते हैं। लेकिन चोर पकड़ा नहीं जा सका। राघव मेहरा थक गया था और अब उसका दरवाजे पर ध्यान नहीं था। सौभाग्य से वह अक्सर माया शर्मा के बिस्तर पर नहीं जागता। कभी कभी यह बिल्कुल सामान्य बात होती है। ऐसा सप्ताह में 1 या 2 बार ही होता है, और हर बार वह खुद को कपड़े पहने हुए पाता था और कुछ भी असामान्य काम नहीं करता था। फिर उसने धीरे धीरे अपनी सतर्कता कम कर दी। अब वह माया शर्मा की किताबों की दुकान के नवीनीकरण और उसके बाहर स्थानांतरित होने का इंतजार कर रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद झानवू साम्राज्य की प्रतियोगिता निर्धारित समय पर आ गई। आरव नाम धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया, लेकिन अभी भी यह उस बिंदु तक नहीं पहुंचा है जहां पूरे राज्य को इसके बारे में पता हो। और इस टूर्नामेंट के लिए राज्य के हर शहर से लोग आएंगे। उन्होंने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया और अंततः लोगों के एक समूह के सामने अपना नाम बताया, जो कि सिस्टम की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह एक नया दिन था और राघव मेहरा जल्दी उठ गया। इस बार वह भाग्यशाली रहा और माया शर्मा के कमरे में दोबारा नहीं उठा। उसने अपने कपड़े बदले, अनिका सूरी द्वारा बनाया गया नाश्ता खाया और फिर जंगल की ओर चल पड़ा। और साथ ही साथ झानवू साम्राज्य के ऊपर एक छेद दिखाई दिया। अचानक उसमें से एक अग्निपक्षी निकला। ये परी दुनिया में अत्यंत दुर्लभ परी जानवर है, अग्निकौवा। अग्निकौवा प्रकट होने के बाद उसने तेजी से एक दिशा में देखा। वह दिशा मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला के बिल्कुल किनारे पर है। फिर वह आग की एक धार में बदल गई और मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला की ओर उड़ गई। अंततः ये रहस्यमय आभा के साथ मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला में उतरा, और जिस स्थान पर अग्निकौवा अभी प्रकट हुआ था, वहां पुनः एक छेद प्रकट हो गया। 20 वर्ष की एक महिला बाहर निकली। वह लड़की बहुत सुंदर थी, लाल रंग की पोशाक पहने हुए थी, और उसका शरीर इतना आकर्षक था कि वह किसी देश को भी हिला सकती थी। लेकिन उसकी छाती बहुत सपाट है। प्रकट होने के बाद उसने कुछ 100 मील के दायरे में सावधानी से क्षेत्र को महसूस किया और फिर भौहें सिकोड़ लीं। आप कहाँ चले गए थे? इस छोटी सी अवधि में अग्निकौवा कहीं भी जाने में सक्षम नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपने यहाँ अपनी उपस्थिति छिपा रखी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप ज़्यादा देर तक छिप सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि आपने कभी अपनी साधना का प्रयोग किया है। महिला ने ठंडी सांस ली और फिर आसमान में इंतजार करना बंद कर दिया और एक दिशा में देखने लगी। चूंकि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए हमें कुछ मनोरंजक कार्य अवश्य करना चाहिए। क्या वहाँ कोई मार्शल आर्ट प्रतियोगिता चल रही है? हे, मुझे लगता है हम जाकर देख सकते हैं। वैसे भी यह उबाऊ था और वह कभी भी नश्वर दुनिया में नहीं गई थी। इस नश्वर दुनिया में अपने साथियों के साथ मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। यदि उसे मौका मिले तो वह अपनी साधना को दबा सकती है और मनुष्यों के विरुद्ध लड़ सकती है। टेलीपोर्टेशन के माध्यम से राघव मेहरा शीघ्र ही झानवुवांग शहर पहुंच गया।
आज शहर में स्पष्टतः अधिक लोग हैं, सामान्य मात्रा से कम कई गुना अधिक। परिणामस्वरूप कई स्टोर बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। वहाँ और भी बहुत सारी सड़क दुकानें हैं। प्रतियोगिता अगले 1 घंटे तक शुरू नहीं होगी। राघव मेहरा ने पास ही स्थित चाय घर की ओर देखा और तुरंत अनन्या सिंह और अन्य लोगों को खोजने नहीं गए। वह एक दिशा में चला गया। अंततः वह एक सड़क के स्टॉल के सामने रुका। विक्रेता एक बूढ़ा आदमी था। बूढ़े आदमी ने सामान बेचने के लिए एक दुकान लगानी शुरू कर दी क्योंकि आज शाही शहर में बहुत से लोग आए थे। इस स्टॉल पर सभी प्रकार की वस्तुएं हैं। राघव मेहरा सीधे अनन्या सिंह और अन्य लोगों से मिलने चाय घर नहीं गए क्योंकि वह कुछ खरीदना चाहते थे। नकाब, ये सही है। उन्होंने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यदि यह एक सामान्य प्रतियोगिता होती तो भले ही वे जीत जाते तो भी संभवतः ये ज़्यादा लोगों पर गहरी छाप नहीं छोड़ती। लेकिन अगर वह मुखौटा पहनता है तो प्रतिस्पर्धा करने वाले कई लोगों के बीच उसका अस्तित्व निश्चित रूप से विशेष होगा। जैसे मुर्गियों के बीच एक सारस खड़ा हो। उनका मानना था कि ऐसी प्रतियोगिता में कोई भी मास्क नहीं पहनेगा। जब तक वह मुखौटा पहनकर प्रथम स्थान प्राप्त करता, जिससे सभी लोग उसके स्वरूप के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते, तब तक वह अंततः लोगों के एक समूह के सामने मुखौटा उतार देता। इससे निश्चित रूप से लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वह इस स्टॉल पर इसलिए रुके क्योंकि उन्हें एक ऐसा मास्क मिला जो काफ़ी खास लग रहा था। यह मास्क अन्य मास्क से अलग है। यह एक विशेष रूप से सुंदर लाल और सफ़ेद लोमड़ी का मुखौटा है। वह अभी कई दुकानों के पास से गुजरा था और उसने इससे अधिक सुंदर मुखौटा कभी नहीं देखा था। लेकिन यही वजह नहीं थी कि वह रुका। उसने पाया कि उस मुखौटे में एक आकर्षण था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। यह आप है। राघव मेहरा मास्क लेने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस समय उसने अपनी आंख के कोने से मास्क के बगल में एक किताब देखी। ये कीमिया पर एक परिचयात्मक पुस्तक थी। जब राघव मेहरा ने ये किताब देखी तो उन्हें अचानक कुछ ख्याल आया। मार्शल आर्ट की किताब पढ़ने के बाद वह जल्दी ही मार्शल आर्ट में निपुणता हासिल करने और उसे समझने में सक्षम हो गए। फिर यदि वह रसायन विद्या पर कुछ पुस्तकें पढ़ ले तो क्या वह शीघ्रता से अमृत बना सकेगा? वास्तव में उन्होंने अमृत बनाने की विधि सीखने के बारे में भी सोचा था। इस पुस्तक के साथ अब आपको गोलियां खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं अपनी गोलियां बना सकते हैं। हालांकि उसके पास अभी बहुत सारे स्पिरिट स्टोन हैं, लेकिन अगर भविष्य में उसे अच्छे मार्शल आर्ट और बॉडी स्किल्स का सामना करना पड़ा तो वह उन सभी का एक बार में ही उपयोग कर लेगा। उस समय आपको पुनः स्पिरिट स्टोन अर्जित करने होंगे। कीमिया एक ऐसा पेशा है जिसमें आत्मा पत्थर अर्जित किए जाते हैं। ये सोचकर राघव मेहरा ने निर्णय लिया कि उन्हें ये पुस्तक खरीदनी चाहिए और घर जाकर इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। आइए देखें कि क्या यह मार्शल आर्ट देखने जैसा ही है। बूढ़े आदमी, मुझे ये मुखौटा और यह किताब दोनों चाहिए। मास्क खरीदने के बाद राघव मेहरा ने इसे पहना और चाय की दुकान पर चले गए। चाय घर के अंदर किरण जोशी और उनके साथी जल्दी आ गए। कुछ समय के अभ्यास के बाद न केवल उनकी युद्ध क्षमताएं मजबूत हुईं, बल्कि उनकी साधना में भी काफ़ी सुधार हुआ। अनेक संसाधनों की मदद से किरण जोशी ने जिंदन के 10वें स्तर तक पहुंच बना ली है। अनन्या सिंह भी अभी जिंदन के 9वें स्तर पर पहुंची हैं। बलबीर सिंह, रोहन मेहरा और अन्य 2 केवल जिंदान के 8वें स्तर पर थे। केवल राघव मेहरा की खेती का स्तर अपरिवर्तित रहा। उन 5 के चेहरे खिले हुए थे और वे प्रतिस्पर्धा के लिए उत्सुक थे। ऐसा लग रहा था जैसे पहला स्थान पहले से ही उनकी जेब में था। हमारे पास इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीतने की ताकत है, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए और उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। आखिरकार क्राउन प्रिंस और विक्रम चौधरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। अनन्या सिंह को डर था कि वे दुश्मन के प्रति बहुत लापरवाह हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें याद दिलाया। बाकी लोगों ने सिर हिलाया। इसी समय बक्से का दरवाज़ा खुल गया। अनन्या सिंह और अन्य लोगों ने राघव मेहरा को देखा जो अंदर आए और थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। ये व्यक्ति कौन है, भाई लांग? किरण जोशी ने पूछा। राघव मेहरा मुस्कुराए और सिर हिलाया। अनन्या सिंह ने अजीब से भाव से कहा, भाई लॉन्ग, आज आपने मास्क क्यों पहना है? राघव मेहरा ने कहा, मेरे अपने कारण हैं।
जब हम बाद में प्रतिस्पर्धा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सुनकर अनन्या सिंह और अन्य लोगों के चेहरे पर संदेह के भाव आ गए। किरण जोशी ने मास्क पहने राघव मेहरा को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उन्हें लगा कि राघव मेहरा फिर से कुछ बड़ी योजना बना रहा है। बॉस इतना शक्तिशाली है, फिर भी वह इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है और अपने कौशल को छिपाना चाहता है। मुझे डर है कि यह प्रतियोगिता उसके राज्य में आने का कारण है। किरण जोशी राघव मेहरा के प्रतियोगिता में भाग लेने के उद्देश्य के बारे में सोच रही हैं। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, उसे जवाब नहीं मिल सका। शायद प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद उसे पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। 6 लोग चाय घर से बाहर निकले और महल की ओर चल पड़े। राघव मेहरा वास्तव में थोड़ा उत्साहित थे। इस कार्य को पूरा करने के बाद वह अधिक साधना प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। जाने के लिए अन्य स्थान भी हैं। हो सकता है कि जिस स्थान पर हम जाएंगे वह अधिक समृद्ध होगा। यदि यह एक साम्राज्य होता तो और भी बेहतर होता। उस समय वह बेहतर मार्शल आर्ट और शारीरिक कौशल खरीद सकते थे। सड़क पर बहुत सारे लोग चल रहे हैं। जब वे महल के सामने चौक पर पहुंचे तो वहां पहले से ही बहुत से लोग मौजूद थे। भीड़ दलिया की तरह थी। भीड़ के बीच में एक खुली जगह थी। खुले स्थान के मध्य में एक बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा मैदान है। रिंग के नीचे कई युवा खड़े होकर अपना नाम दर्ज करा रहे थे। ये सभी लोग 20 वर्ष की आयु के हैं और उनकी साधना जिंदान अवस्था तक पहुंच चुकी है। इनकी संख्या सैकड़ों में है। एक ही उम्र के इन लोगों को देखकर राघव मेहरा की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कभी भी अपनी पीढ़ी के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की। हम बाद में एक अच्छी लड़ाई कर सकते हैं। राघव मेहरा अनन्या सिंह और अन्य लोगों के पीछे अंदर चले गए। क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था, इसलिए कई लोगों का ध्यान उस पर गया। उसे यह नहीं पता था कि भीड़ के बाहर से एक जोड़ी आंखें उस पर पड़ रही थीं। इस आदमी का मुखौटा साधारण नहीं है। जो व्यक्ति बोल रहा था उसने लाल रंग की पोशाक पहन रखी थी और उसका रूप बहुत आकर्षक था। ये वह महिला थी जो परीलोक से नीचे आई थी। लाल पोशाक वाली महिला मेघा संप्रदाय की पवित्र युवती है, जो परी जगत की शीर्ष शक्तियों में से एक है। उनका नाम पार्वती मेनन है। उसकी साधना अमर क्षेत्र तक पहुंच गई है। यहाँ तक कि उसके शरीर पर एक खजाना भी है जो उसकी साधना की आभा को छुपा सकता है। जिन लोगों की साधना अमर शिशु क्षेत्र तक नहीं पहुंची है, वे उसकी विशिष्टता को महसूस नहीं कर सकते। इसके अलावा वह खजाना साधना की आभा को भी नकली बना सकता है। उसके साधना स्तर की आभा अब लोगों को जिंदन के 5वें स्तर पर होने का आभास देती है। उसने राघव मेहरा की ओर देखा और पाया कि मुखौटा उसे आकर्षित कर रहा था। यह मास्क निश्चित रूप से साधारण नहीं है। जिस सामग्री से इसे बनाया गया है वह अच्छी ही होगी। परिलोक से आए इन लोगों को आकर्षित करने वाली चीजें आमतौर पर सरल नहीं होती हैं। रिंग के नीचे प्रतियोगिता शुरू होने का इंतजार कर रहे अपनी उम्र के लोगों को देखकर उसे भी खुजली होने लगी। लेकिन ये देखते हुए कि वे सभी 6 लोग एक साथ चल रहे थे, मुझे लगता है कि प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार 6 लोगों की आवश्यकता है। इसके लिए उसने आसपास के कुछ लोगों से पूछताछ की। उसने जल्दी ही प्रतियोगिता के नियम जान लिए। इस प्रतियोगिता में कम से कम 5 लोग हैं। मैं वैसे भी ऊब चुका हूँ, इसलिए मैं उनके साथ एक कोशिश कर सकता हूँ। पार्वती मेनन भीड़ से बाहर निकल आईं। आपको टीम में घुलने मिलने का तरीका ढूंढना होगा। अब टीम बनाने के लिए निश्चित रूप से बहुत देर हो चुकी है, लेकिन वह इसमें शामिल होने के लिए एक टीम ढूंढ सकती है। ये भी आसान है। बस एक टीम बनाओ, उनमें से एक को बाहर निकालो और उसे टीम में शामिल होने दो। वह अपनी सुंदरता पर बहुत आश्वस्त है और मानती है कि कुछ पुरुष उसे देखकर मना नहीं कर पाएंगे। भीड़ से निकलने के बाद उसने देखा कि 20-20 साल के 6 लोग उसकी ओर आ रहे हैं। जब वह उनकी ओर बढ़ी तो उसके मुंह के कोने मुड़ गए। सौभाग्यवश ये 6 लोग वही 6 लोग थे जिनका नेतृत्व इशिका सिंह कर रही थीं। इस समय वे 6 लोग भी जीत के प्रति आश्वस्त और आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे थे। इशिका सिंह भी आगे बढ़कर जिंदन के 10वें स्तर पर पहुंच गईं। हालांकि
विक्रम चौधरी की सफलता और भी तेज थी और वह पहले ही नवजात आत्मा के तीसरे स्तर तक पहुंच चुके थे। विक्रम चौधरी का चेहरा और भी भयावह हो गया। वह एक बात के बारे में सोचता रहा। प्रार्थना है कि राघव मेहरा भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये सबसे अच्छा होगा यदि मैं किसी प्रतियोगिता में उनसे मिल सकूं। इस दौरान वह राघव मेहरा से मिले दो मुक्कों के बारे में सोचते रहे। लेकिन किरण जोशी हमेशा से ही राघव मेहरा के साथ रही हैं, इसलिए उनके लिए बदला लेना नामुमकिन है। लेकिन इसके बावजूद वह अभी भी रिंग में राघव मेहरा को कुत्ते की तरह हरा सकता है। पार्वती मेनन विक्रम चौधरी और अन्य 6 लोगों के पास गईं और उनका रास्ता रोक लिया। जब 6 लोगों ने पार्वती मेनन को देखा तो वे कुछ देर के लिए दंग रह गए, विशेषकर विक्रम चौधरी और अन्य 5 लोग। जब मैंने पार्वती मेनन को देखा तो मैं उनसे अपनी नज़रें नहीं हटा सका। बहुत सुंदर। एकमात्र कमी यह है कि एक स्थान बहुत समतल है, यहाँ तक कि उनकी जगह जितना ऊंचा भी नहीं है। विक्रम चौधरी को अतिरिक्त मांस की परवाह नहीं थी। उसने झट से एक मुस्कान बिखेरी जो उसे बहुत सुंदर लगी। सुंदर महिला, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बोलते समय उसने अपना सिर हिलाया, अपने माथे के सामने के छोटे बालों को झटकते हुए। इस समय विक्रम चौधरी का पीछा करने वाले लोग लगभग वही थे। कुछ लोग अपने कपड़े ठीक कर रहे थे, कुछ लोग अपने बाल ठीक कर रहे थे। केवल इशिका सिंह ने भौहें चढ़ानी शुरू कर दीं, क्योंकि उसने पाया कि विक्रम चौधरी और अन्य लोग जो अभी तक उसे देख रहे थे, अब केवल पार्वती मेनन को ही देख रहे थे। वह हमेशा से अपनी सुंदरता को लेकर आश्वस्त रही हैं, लेकिन इस समय पार्वती मेनन के सामने उन्हें खुद पर शर्म महसूस हुई। इस वजह से वह बहुत दुखी थी, और ये देखकर कि पार्वती मेनन की साधना केवल जिंदान के 5वें स्तर पर थी, वह मन ही मन सिसकी। बस इतना ही। पार्वती मेनन ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय सज्जनों, मैं अभी अभी यहाँ पहुँची हूँ। मैंने देखा कि यहाँ एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता चल रही है और मैं भी उसमें शामिल होना चाहती थी, लेकिन मुझे पता चला कि कोई भी मेरे साथ टीम बनाने को तैयार नहीं था। क्या मैं आपकी टीम में शामिल हो सकती हूँ? विक्रम चौधरी और बाकी लोगों ने सोचा कि लड़की रास्ता पूछना चाहती है या कुछ और। ये सुनकर वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उनकी आंखें चमक उठीं। अरे, आज जब हम बाहर गए तो शायद हम कुत्ते की बीक में पैर रख दिए होंगे। इतनी अच्छी बात वास्तव में घटित हुई। विक्रम चौधरी ने सबसे तेज प्रतिक्रिया दी और हाँ कहने के लिए तैयार हो गए। हालांकि इशिका सिंह ने तेजी से कहा और ठंडे स्वर में कहा, माफ कीजिए, हमारे पास पर्याप्त लोग हैं। ये सुनकर विक्रम चौधरी और अन्य लोग फिर से दंग रह गए। पार्वती मेनन ने इशिका सिंह की ओर देखा, फिर विक्रम चौधरी और अन्य लोगों की ओर, मुंह बनाते हुए और असहाय भाव से कहा, खैर, मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से जानने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा मिलना तय नहीं है। इतना कहकर पार्वती मेनन मुड़ी और चली गईं। लेकिन इसी समय विक्रम चौधरी चिल्लाया, लड़की, दरअसल हम में से एक की तबीयत ठीक नहीं है। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। इतना कहने के बाद विक्रम चौधरी ने एक आदमी की ओर देखा और उसे आंख मारी। वह आदमी थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन जब उसने पार्वती मेनन के अभी के रूप के बारे में सोचा तो उसके दिल में दया आ गई। बेटी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मुझे तो लगा था कि तुम ही मेरे लिए सही हो। पार्वती मेनन ने पलटकर दयनीय स्वर में कहा, सच में? विक्रम चौधरी और अन्य लोगों ने उसकी ओर इस तरह देखा और लहसुन कूटने की तरह सिर हिलाया। निश्चित रूप से इस समय वे पांचों भेड़िए और बाघ की तरह थे। विक्रम चौधरी और अन्य लोगों को इस तरह देखकर इशिका सिंह ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। फिर उन्होंने पार्वती मेनन की ओर देखा। वह महिलाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इस तरह की चाल से बहुत परिचित थी और उसकी आंखें ईर्ष्या से भरी थीं, क्योंकि उसे लगा कि उसकी स्थिति खतरे में है। लेकिन चूंकि विक्रम चौधरी और अन्य लोग पहले से ही ऐसे थे, इसलिए अगर वह पार्वती मेनन को शामिल नहीं होने देती तो ये बेकार होता। मैं केवल पार्वती मेनन को देख सकता था और मन ही मन उसे कुतिया कहकर कोस सकता था। इस तरह पार्वती मेनन सफलतापूर्वक विक्रम चौधरी की टीम में शामिल हो गईं। विक्रम चौधरी और अन्य लोगों ने पार्वती मेनन को घेर लिया
पहले उनका नाम पूछा, फिर उनसे कई सवाल पूछे और यहाँ तक कि उनसे ये भी पूछा कि क्या उनका कोई साथी है। राघव मेहरा और 6 अन्य लोगों ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है और उनकी अस्थि आयु माप ली गई है। अंततः उन्होंने निर्देशों का पालन किया और प्रतीक्षा करने के लिए एक स्थान पर चले गए। 6 लोग रिंग के नीचे खड़े थे। स्थिर खड़े रहने के बाद अनन्या सिंह ने चारों ओर देखा। यह पाया गया कि जो लोग जल्दी पहुंचे थे उनमें से कोई भी नवजात आत्मा चरण में नहीं था। उसके मुंह के कोने सिकुड़ने लगे। इस मामले में पहले स्थान के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली एकमात्र टीमें उसकी बहन की टीम और उसके राजकुमार की टीम है। उसे अभी अभी पता चला था कि राजकुमार भी भाग लेंगे और उसने जनरल लियू से राजकुमार के साधना स्तर के बारे में भी जाना था। वह वास्तव में पहले से ही नवजात आत्मा के तीसरे स्तर पर है। हालांकि उन्हें लगा कि युवानेम का तीसरा स्तर राघव मेहरा को हराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इस अनुभव के दौरान उन्होंने पाया कि राघव मेहरा बहुत जादुई थे। हर बार जब वे अभ्यास करते थे तो उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो जाती थी, लेकिन राघव मेहरा के पास अभी भी वह थी। यह एक अथाह गड्ढे जैसा प्रतीत होता है। इस समय अनन्या सिंह ने अचानक अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं। राघव मेहरा और अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया और वहां देखा। वास्तव में न केवल वे, बल्कि वहां उपस्थित सभी लोग उस ओर देख रहे थे। मैंने विक्रम चौधरी और कुछ अन्य लोगों को भीड़ से बाहर निकलते देखा। वे सफलतापूर्वक सभी के ध्यान का केंद्र भी बन गए। एक तो ये कि विक्रम चौधरी की साधना का स्तर नवजात आत्मा के तीसरे स्तर पर है, जो वहां मौजूद लोगों की पहुंच से बाहर है। दूसरा, उनमें 2 सुंदर महिलाएं भी थीं। उनमें से एक परी की तरह सुंदर थी। स्वर्ण पंख अमर कलाकृति भी वहां देख रही थी, पार्वती मेनन को घूरते हुए। अभी अभी पता चला कि पार्वती मेनन राघव मेहरा को घूर रही थीं। वह एक नज़र में पार्वती मेनन की छिपी हुई साधना को देख सकते थे। वह इस बात से हैरान था और सोच रहा था कि यह व्यक्ति पृथ्वी पर क्या कर रहा है। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पार्वती मेनन विक्रम चौधरी का अनुसरण करेंगी। ऐसा लगता है कि वह अभी भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करना कठिन होगा। ऐसा माना जा रहा था कि राघव मेहरा आसानी से प्रतियोगिता जीत जाएंगे, लेकिन अब लगता है कि चीजें थोड़ी मुश्किल हो गई हैं। इस समय राघव मेहरा भी पार्वती मेनन को देख रहे थे। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे लगा कि यह महिला असाधारण लग रही है। यह एक अंतर्ज्ञान है। मुझे ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ। विक्रम चौधरी और 6 अन्य लोग अपनी अस्थि आयु मापने के लिए आगे आए। परीक्षण के बाद 6 लोग निर्देशों के तहत एक स्थान पर चले गए। लेकिन ये कैसा संयोग था कि वे राघव मेहरा और अन्य 6 लोगों के ठीक बगल में खड़े थे। इससे वातावरण बदल जाता है। अनन्या सिंह, किरण जोशी और अन्य लोग विक्रम चौधरी और अन्य 6 लोगों को घूर रहे थे, जबकि विक्रम चौधरी और अन्य 6 लोग भी उन्हें घूर रहे थे। दोनों पक्षों की आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। विक्रम चौधरी ने राघव मेहरा की ओर देखा। ये बच्चा जिंदन के पहले स्तर पर है, एक मुखौटा पहने हुए है और उसने जो कपड़े पहने हैं वे बिल्कुल वही कपड़े हैं जो उस बच्चे ने पहने थे। ऐसा लगता है जैसे आप वही हैं। विक्रम चौधरी ने एक नज़र डालने के बाद दांत पीस लिए। उसे यकीन था कि उसके सामने खड़ा नकाबपोश व्यक्ति राघव मेहरा था, विशेषकर यह मुखौटा। उन्होंने तुरंत सोचा कि राघव मेहरा ने ये मुखौटा संभवतः इसलिए पहना है क्योंकि वह पहचाने जाने से डरता है। मुझे डर था कि अगर हम किसी प्रतियोगिता में मिले तो वह मुझ पर पागलों की तरह हमला कर देगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए अधिक दया दिखाऊंगा क्योंकि तुमने मुखौटा पहन रखा है? बेटा, मैं तुम्हें अपना क्रोध महसूस कराऊंगा। विक्रम चौधरी के अलावा इस समय पार्वती मेनन भी राघव मेहरा को देख रही थीं। उसने सोचा कि अगर उसका सामना राघव मेहरा से हो जाए तो वह मुखौटा उतारने का कोई रास्ता निकाल सकता है। उदाहरण के लिए, सट्टेबाजी। किसी प्रतियोगिता के दौरान शर्त लगाना सामान्य बात है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा पक्ष सहमत है या नहीं। लेकिन उसे लगा कि अगर कोई पुरुष उसके साथ कामुक रात बिताने की शर्त लगाए तो कोई भी पुरुष विरोध नहीं कर पाएगा। किसी भी पक्ष ने बात नहीं की। ये बहुत शांत है,
लेकिन अभी भी कुछ अंतर्धाराएं हैं और हालात तनावपूर्ण लग रहे हैं। कुछ समय बीत गया, अधिकाधिक लोग अंदर चले आए। कुछ ही देर बाद लोगों का एक समूह महल से बाहर निकला। इन 6 लोगों की खेती सरल नहीं है। एक तीसरे स्तर की नवजात आत्मा, एक युवानयिंग स्तर, जिनदान के 10वें स्तर पर भी 4 लोग हैं। सबसे आगे चलने वाले व्यक्ति युवराज आदित्य वर्मा थे। जब लोगों के समूह ने इन 6 लोगों को पंजीकरण कार्यालय की ओर जाते देखा तो वे सभी बहुत अजीब लग रहे थे। प्रिंस की टीम निश्चित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त करेगी। इस लाइनअप के साथ इसमें कोई संदेह नहीं है। ये कहना मुश्किल है। इस प्रतियोगिता के नियम अलग हैं। भले ही उनकी टीम मजबूत हो, फिर भी वे हार सकते हैं। आखिरकार ये व्यक्तिगत प्रतियोगिताएं होती हैं और यह संभव है कि एक व्यक्ति धीरे धीरे पूरी टीम को हरा दे। ये सही है। प्रतियोगिता में व्यक्तिगत और टीम दोनों तरह की प्रतियोगिताएं हैं। राजकुमार और उनकी टीम के लिए टीम प्रतियोगिता निश्चित रूप से कड़ी है, लेकिन व्यक्तिगत प्रतियोगिता और अंकों के आधार पर निर्धारित रैंकिंग के कारण कई अनिश्चितताएं हैं। राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य 6 लोगों ने अपनी अस्थि आयु मापने का काम पूरा कर लिया, जिसके बाद वे एक खाली सीट पर जाकर खड़े हो गए। और जहां वे खड़े थे वह राघव मेहरा की टीम के ठीक बगल में था। इस समय राघव मेहरा की टीम दोनों टीमों के बीच फंसी हुई थी। राजकुमार आदित्य वर्मा ने किरण जोशी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, किरण जोशी, मैं तुम्हें बाद में जाने नहीं दूंगा। किरण जोशी राजकुमार आदित्य वर्मा से पहले से ही अच्छी तरह परिचित थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, भाई यांग, ज्यादा घमंड मत करो। जब हम पहला स्थान जीतेंगे तो तुम्हारे आंसू भी नहीं निकलेंगे। कोच लियू को अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। राघव मेहरा जैसे बड़े बॉस के रहते हम हार नहीं सकते। प्रिंस आदित्य वर्मा को लगा कि किरण जोशी जिद कर रही हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर देखते हैं स्टेज पर कौन जीतता है। इतना कहने के बाद उन्होंने किरण जोशी के बगल में खड़े लोगों पर नजर डाली और अंततः उनकी नजर राघव मेहरा पर पड़ी। वह राघव मेहरा के मुखौटे से भी आकर्षित था। उसने सोचा कि यह आदमी बहुत रहस्यमय है और उसने सोचा कि क्या इसके पीछे कुछ है। लेकिन कुछ देर बाद उसने देखना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चला कि राघव मेहरा केवल जिंदन स्तर पर था। हालांकि जैसे ही उसने सोचना समाप्त किया, वह अचानक स्तब्ध रह गया। सुपर बॉस जिसने पिछली बार उन्हें बचाया था, उसने ये भी दिखाया कि उसकी खेती का स्तर जिंदन स्तर पर था। इसके अलावा मुखौटा पहने हुए आदमी का आकार भी उस बड़े आदमी के बराबर ही लगता है। बिल्कुल नहीं। ये सोचते हुए उसे अचानक एहसास हुआ कि इस व्यक्ति ने मुखौटा पहनने का कारण एक बड़े मालिक के रूप में अपनी पहचान छुपाना था। यदि यह व्यक्ति सचमुच बड़ा बॉस है तो वे किसके लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। लेकिन अंत में उसने अपना सिर हिला दिया, ये सोचकर कि यह असंभव है। जो भी व्यक्ति यहाँ आता है उसकी अस्थि आयु मापी जाती है। हड्डियों की उम्र ऐसी चीज है जिसे धोखा नहीं दिया जा सकता। यद्यपि वह बड़ा आदमी जवान दिखता है, लेकिन वह काफी बूढ़ा होगा, अन्यथा वह इतना डरावना नहीं होता। इस प्रकार सोचने के बाद राजकुमार आदित्य वर्मा को राहत महसूस होने लगी। राघव मेहरा भी इस समय राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य 6 लोगों को घूर रहा था और मुखौटे के नीचे उसकी अभिव्यक्ति बेहद अजीब थी। उन्हें वास्तव में राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य लोगों से मिलने की उम्मीद नहीं थी। कुछ समय पहले तक वह राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य लोगों को सिर्फ मनुष्य समझता था। राघव मेहरा ने किरण जोशी को हाथ से धक्का दिया और धीमी आवाज में पूछा, क्या आप उन्हें जानते हैं? किरण जोशी ने राजकुमार आदित्य वर्मा की ओर देखा, फिर फुसफुसाकर कहा, यही राजकुमार हैं। ये सुनकर राघव मेहरा का मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ समय पहले का दृश्य उसके दिमाग में फिर से उभर आया। उस समय राजकुमार आदित्य वर्मा ने भी उनसे उनकी साधना के बारे में पूछा। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या वे उनकी साधना का स्तर नहीं देख सकते। उस समय राजकुमार आदित्य वर्मा ने भी सिर हिलाया। इसीलिए उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य लोग नश्वर थे। लेकिन क्या हो रहा है? क्या हमें राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य लोगों ने धोखा दिया? मुझे ऐसा नहीं लगता। उन्होंने मुझे गुरु समझ लिया होगा। आखिरकार यह कोई नाटक तो नहीं लग रहा था। तो इसका मेरे दृष्टि दोष से कुछ लेना देना जरूर होगा।
हो सकता है कि वे राक्षस से डर गए हों और गलती से दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया हो, ये सोचकर कि मैं इतना शक्तिशाली हूं कि एक पल में सब कुछ नष्ट कर सकता हूं, इसलिए वे यह नहीं बता पाए कि मेरी साधना का स्तर कितना ऊंचा है। राघव मेहरा ने खुद को इसकी कल्पना करने पर मजबूर किया, और यह सब कुछ समझ में आता है। इस बारे में सोचने के बाद उसे लगा कि यही मामला होना चाहिए। कुछ समय बीत गया, प्रतियोगिता शुरू होने का समय जल्द ही निकट आ रहा था। इस समय उनके सिर के ऊपर आकाश में शक्तिशाली लोग दिखाई देने लगे। राघव मेहरा को भी कुछ परिचित चेहरे दिखे। संजय शर्मा और मीना पटेल, अल्केमिस्ट्स यूनियन के अध्यक्ष, जुबाओ हॉल के प्रमुख महेश्वरी लाल और आनंद गुप्ता। इनके अलावा राघव मेहरा ने भी इनमें से कुछ को मॉन्स्टर माउंटेन रेंज के ऊपर देखा था। वे उस समय भी संजय शर्मा के साथ थे। राघव मेहरा को लगा कि वे सब अल्केमिस्ट गिल्ड के सदस्य हैं। आखिरकार ये लोग उसे वरिष्ठ कहते थे। इन लोगों के आने के बाद वे सभी हवा में खड़े हो गए और नीचे नहीं उड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने नीचे की ओर देखा। उसकी नज़रें नीचे खड़े अलग अलग लोगों पर टिकी रहीं। सभी की निगाहें विक्रम चौधरी, प्रिंस आदित्य वर्मा, अनन्या सिंह और इशिका सिंह पर टिकी थीं। बेशक उन्होंने पार्वती मेनन को भी देखा और उनकी सुंदरता से चकित हो गए। हालांकि संजय शर्मा और अन्य लोगों की निगाहें अंततः राघव मेहरा पर ही टिकी रहीं। जब उन्होंने पहली बार राघव मेहरा को देखा तो वे उनके मुखौटे की ओर आकर्षित हो गए। ये थोड़ा अजीब है कि इतने सारे लोगों के बीच केवल इस आदमी ने ही मास्क पहना हुआ है। लेकिन अगले ही पल उन्हें पता चला कि मुखौटा पहने हुए आदमी वास्तव में जिंदान के पहले स्तर पर था, और वह किरण जोशी के साथ एक ही टीम में है। अचानक उनकी आंखें झिझक से भर गईं। मेरे मन में एक प्रश्न आया, ये व्यक्ति, क्या वह वरिष्ठ नहीं है? बस इसी तरह जिज्ञासावश वे सभी राघव मेहरा को घूरने लगे। मैंने सोचा कि अगर यह व्यक्ति सीनियर था तो प्रतियोगिता में उसके भाग लेने के पीछे जरूर कोई छिपा हुआ अर्थ होगा। ये प्रतियोगिता बहुत अलग हो सकती है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग फिर से आसमान में दिखाई दिए। उनमें से एक ने बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसके आसपास के लोग चिल्लाने लगे, महारानी! आवाज और भी तेज थी। राघव मेहरा ने आकाश में लोगों की ओर देखा और जब उन्होंने राजा महेंद्र वर्मा को देखा तो उनके चेहरे पर अचानक अजीब भाव आ गया। जब वे राक्षस पर्वत श्रृंखला में थे तब राजा महेंद्र वर्मा ने भी उन्हें वरिष्ठ कहा था। उस समय हर कोई जानता था कि वह राक्षस दौरे के पीछे असली अपराधी था। इतने बड़े मंच पर राजा महेंद्र वर्मा को महाराज चिल्लाते हुए लोगों के एक समूह को देखकर राघव मेहरा को अचानक खुद को प्रसिद्ध बनाने का एक तरीका सूझा। जब राजा महेंद्र वर्मा को राक्षस पर्वत श्रृंखला में हुई घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की होगी। यही कारण है कि राजा महेंद्र वर्मा ने राक्षस पर्वत श्रृंखला के ऊपर उसे देखकर उसे वरिष्ठ कहा था। इसलिए ये देखते हुए कि ये लोग राजा महेंद्र वर्मा को आदरपूर्वक राजा कहते थे और राजा महेंद्र वर्मा ने स्वयं को वरिष्ठ कहा था, राघव मेहरा ने सोचा, यदि वह राजा महेंद्र वर्मा से लोगों के एक समूह के सामने उसे वरिष्ठ कहलवा सके तो क्या उसकी प्रतिष्ठा पूरे राज्य में नहीं फैल जाएगी। राघव मेहरा ने अभी अभी सोचना समाप्त किया था और फिर से इस बारे में सोचा, मुझे नहीं पता कि यह सफल होगा या नहीं। अगर अब उसने नकाब उतार दिया। राजा महेंद्र वर्मा ने उन्हें वरिष्ठ नहीं कहा, इसलिए लोगों के एक समूह की जिज्ञासा जगाने के उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए। मैंने सुना है कि जब हम अंततः प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे तो राजा स्वयं पुरस्कार प्रदान करेंगे। मैं तब मुखौटे का अनावरण करूंगा। उस समय राजा महेंद्र वर्मा उन्हें वरिष्ठ कहें या नहीं, मुखौटा उतार देने से महत्वपूर्ण प्रभाव प्राप्त होता था। यदि राजा महेंद्र वर्मा उन्हें वरिष्ठ कहते तो उन्हें यकीन था कि उनका नाम राज्य में घर घर में जाना जाएगा। लेकिन अगर आप फोन नहीं करते हैं, यदि आप इस चुनौती को एक बार में पूरा करना चाहते हैं तो संभवतः आपको यहां समाचार आने तक इंतजार करना होगा। आखिरकार वह नहीं जानता था कि राज्य में ये प्रतियोगिता कितनी महत्वपूर्ण थी। राजा महेंद्र वर्मा के प्रकट होने के बाद उन्होंने नियम पढ़ना शुरू किया। प्रतियोगिता को व्यक्तिगत लड़ाइयों और टीम लड़ाइयों में विभाजित किया गया है। रैंकिंग्स को द्वारा निर्धारित की जाती है।
टीमों के बीच मैचों का निर्णय लॉटरी द्वारा किया जाता है और यह एक पदोन्नति प्रणाली भी है। विजेता अगले दौर की ड्राइंग में आगे बढ़ता है। राघव मेहरा ने अनन्या सिंह और अन्य लोगों से प्रतियोगिता के विशिष्ट नियम पहले ही सीख लिए हैं। मुझे लगता है कि व्यक्तिगत प्रतियोगिता में मैं ये सब अकेले कर सकता हूँ। लोग आमतौर पर सबसे मजबूत खिलाड़ियों को हर समय रिंग में नहीं रहने देते। इससे उनकी ऊर्जा बनी रहती है और चोटों से बचाव होता है। ये टीम प्रतियोगिताओं के लिए भी अच्छा है। आखिरकार, आप जितनी जल्दी टीम प्रतियोगिता जीतते हैं, उतने ही ज़्यादा अंक आपको मिलते हैं। राघव मेहरा को न केवल नवजात आत्मा के तीसरे या चौथे स्तर तक पहुंचने का लाभ है, उनका सबसे बड़ा लाभ उनकी असीम आध्यात्मिक ऊर्जा है। जहां तक चोटों का सवाल है, मेरे पास उपचार की गोलियां हैं, इसलिए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। दरअसल, उनके मन में यह विचार इसलिए आया क्योंकि वह रिंग में अधिक समय तक बने रहना चाहते थे। इस तरह दूसरों पर उसके बारे में गहरी छाप पड़ेगी। प्रतियोगिता में भाग लेने आए सभी लोगों को प्रतियोगिता के नियम पहले से ही पता थे। राजा महेंद्र वर्मा द्वारा एक बार समझाने के बाद उन्होंने उसे दोबारा नहीं दोहराया। ठीक है, अब प्रधानमंत्री ही न्यायाधीश होंगे। राजा महेंद्र वर्मा ने अपना भाषण समाप्त करने के बाद प्रतियोगिता की अध्यक्षता करना बंद कर दिया और संजय शर्मा तथा अन्य लोगों के पास चले गए। सब लोग, बहुत दिनों से आप लोगों से नहीं मिला, मुझे आपकी बहुत याद आती है, राजा महेंद्र वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। संजय शर्मा ने भी उन्हें प्रणाम किया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, भाई यांग, ऐसा लगता है कि आपकी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता वरिष्ठों के लिए बहुत महत्व रखती है। ये सुनकर राजा महेंद्र वर्मा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। भाई तांग, तुम्हारा क्या मतलब है? संजय शर्मा ने नीचे राघव मेहरा की ओर अर्थपूर्ण भाव से देखा। क्या ये सीनियर नहीं है? सीनियर ने तो आपके द्वारा आयोजित मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लिया था, इसका कोई गहरा अर्थ होगा। तभी राजा महेंद्र वर्मा ने संजय शर्मा की निगाह का पीछा करते हुए राघव मेहरा की ओर देखा। जैसे ही उन्होंने राघव मेहरा को देखा, वे कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। नकाब, जिंदन के पहले स्तर की खेती का स्तर, ये सचमुच वही व्यक्ति है। लेकिन यह व्यक्ति इस प्रतियोगिता में भाग क्यों लेना चाहता था? चूंकि उन्होंने इसमें भाग लिया, तो क्या अन्य लोगों के लिए भी इसमें भाग लेना आवश्यक है? इस सीनियर ने अभी कुछ समय पहले ही जियाओ मिंग को बचाया था और अब वह जियाओ मिंग द्वारा प्रस्तावित प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यहाँ आया है। क्या इसका जियाओ मिंग से कोई संबंध हो सकता है? राजा महेंद्र वर्मा ने अभी यह सोचा ही था कि संजय शर्मा मुस्कुराए और बोले, लगता है भाई यांग ने पहले ही यह सोच लिया है। मुझे लगता है कि इस वरिष्ठ का प्रतियोगिता में भाग लेना उनके भतीजे से संबंधित होगा। कुछ समय पहले ही जिंदल परिवार किरण जोशी को अल्केमिस्ट गिल्ड में ले गया था। अब जब राघव मेहरा इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं और उन्होंने कुछ समय पहले ही राजकुमार आदित्य वर्मा को बचाया है, तो सब कुछ स्पष्ट हो गया है। राजकुमार आदित्य वर्मा को बहुत अच्छा उपचार मिला होगा। जब राजा महेंद्र वर्मा ने संजय शर्मा की बात सुनी तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर यह सच है तो ये सचमुच बहुत बढ़िया है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस प्रकार जिंदल परिवार प्रसिद्धि की ओर बढ़ा। अब कई प्रमुख संघ जिंदल परिवार को सुपर परिवार मानते हैं और अंगूठी पर प्रधानमंत्री ने प्रतियोगिता की अध्यक्षता करना शुरू किया। प्रधानमंत्री विक्रम चौधरी के पिता का नाम राजेश चौधरी था। पिता और पुत्र एक जैसे दिखते हैं। राजेश चौधरी ने एक लॉटरी बॉक्स निकाला और प्रत्येक टीम से लॉटरी निकालने के लिए किसी को मंच पर भेजने को कहा। बेशक राघव मेहरा इस अवसर को नहीं गंवा सकते थे और अनन्या सिंह की जगह रिंग में उतर गए। अचानक उसने बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। लॉटरी निकाले जाने के बाद प्रतियोगिता व्यवस्थित ढंग से शुरू हुई। राघव मेहरा की टीम का सामना जिस प्रतिद्वंद्वी से हुआ वह एक साधारण टीम थी। प्रतियोगिता शुरू हुई और एक के बाद एक व्यक्ति मंच पर आए। राघव मेहरा की टीम ने अपेक्षाकृत जल्दी लॉटरी निकाल ली। कुछ ही टीमों के बाद अब उनकी बारी थी। राघव मेहरा ने पहले ही अनन्या सिंह और अन्य लोगों के साथ चर्चा कर ली है और वह व्यक्तिगत लड़ाइयों के प्रभारी होंगे। अनन्या सिंह और अन्य लोग भी इस बात से सहमत थे क्योंकि वे जानते थे कि राघव मेहरा की आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत विचित्र थी, एक अथाह गड्ढे की तरह।
राघव मेहरा मंच पर कूद पड़े और तुरंत ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मैंने सोचा था कि उनकी टीम में सबसे मजबूत किरण जोशी पहले बाहर जाएंगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाहर जाने वाला पहला व्यक्ति यह बच्चा होगा। ये वाकई अजीब है। तार्किक रूप से कहें तो जिंदल परिवार इस स्तर का परिवार बन गया है। किरण जोशी को टीम बनाने के लिए एक अच्छा सदस्य ढूंढना चाहिए था। उन्होंने ऐसा व्यक्ति क्यों ढूंढा जो जिंदन के पहले स्तर का हो? मुझे लगता है कि यह बच्चा कोई साधारण इंसान नहीं है। सिर्फ ये बात कि उसने मास्क पहना हुआ है काफ़ी है, और उसे पहले मैदान पर भेजने से यह बात और भी साफ हो जाती है ना? शायद वह इस टीम में सबसे मजबूत है। तो उसके पास क्या खजाने और छिपी हुई क्षमताएं हैं? लोगों का एक समूह लगातार बातें कर रहा था। कुछ लोगों का मानना है कि राघव मेहरा सिर्फ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी योग्यता भी ठीक ठाक है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि वह सरल नहीं है। जहां तक जवाब की बात है तो हमें लड़ाई खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। राघव मेहरा के रिंग में आने के बाद प्रतिद्वंदी ने भी एक व्यक्ति को बाहर भेज दिया। ये व्यक्ति जिंदन के 9वें स्तर पर है और विपरीत पक्ष का सबसे मजबूत व्यक्ति है। मंच पर चढ़ने के बाद उन्होंने राघव मेहरा को घूरते हुए कहा, बेटे, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अकेले नीचे जाओ और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बचा कर रखो ताकि बाद में तुम एक टीम के रूप में लड़ सको। राघव मेहरा ने उस आदमी की तरफ देखा और मुस्कुराया, ऐसी बातें कहने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो अभी लड़ो। उस आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। राघव मेहरा से कुछ और कहने में आलस्य दिखा और अपना हथियार निकाल लिया। इस समय राघव मेहरा ने भी अपना हथियार निकाल लिया। सुंदर सुनहरी तलवार की उपस्थिति ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस समय संजय शर्मा और अन्य लोग राघव मेहरा के हाथ में तलवार को घूरने लगे। वरिष्ठ, ये तलवार निश्चित रूप से साधारण नहीं है। हालांकि यह एक जादुई हथियार जैसा दिखता है, मुझे लगता है कि इसके स्तर को कुछ छिपाना चाहिए। संजय शर्मा ने सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। आखिरकार, ये तलवार इतनी सुंदर लग रही है। अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। संजय शर्मा और अन्य लोगों के पास एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उस लंबी तलवार को देखकर दंग रह गया जिसे राघव मेहरा ने निकाला था। बिल्कुल नहीं, फॉर्मेशन मास्टर गिल्ड के अध्यक्ष के बगल में खड़ा व्यक्ति आश्चर्य से बोला। ये व्यक्ति किरण जोशी का गुरु है। किरण जोशी के रिश्ते के कारण वे सीधे फॉर्मेशन मास्टर यूनियन के उपाध्यक्ष बन गए। उस समय वह और किरण जोशी ब्रोकन माउंटेन पर भ्रमण कर रहे थे और उन्हें इस जादुई हथियार की झलक मिली। वह दृश्य आज भी उसे अच्छी तरह याद है। संजय शर्मा और अन्य लोगों ने उसकी चीख सुनी और उसकी ओर देखा। क्या तुम इस हथियार को पहचानते हो? उन्हें संदेह था कि वह इस हथियार की विशेष विशेषताओं को जानता था। मास्टर किरण जोशी ने अपनी लार निगल ली और सदमे से शांत होने के बाद उन्होंने जो कुछ भी उन्हें पता था वह बताया। अचानक एक क्षण के लिए वहां सदमे और सन्नाटे का माहौल छा गया। आकाश में लोगों का एक समूह किरण जोशी के स्वामी को मूर्खता से देख रहा था। वरिष्ठ के हाथ में जो हथियार है वह वास्तव में अमर हथियार है जिसके बारे में मुख्य भूमि पर व्यापक रूप से अफवाह फैली हुई है। जब उन्होंने इस जादुई हथियार के बारे में सोचा तो उनके मन में एक भयानक अस्तित्व का भी ख्याल आया। हियान संप्रदाय। ये संप्रदाय अधिक समय तक नहीं चला। हालांकि यह महाद्वीप का सबसे भयानक संप्रदाय बन गया है। अमर घुटने टेकता है। अमर हथियार संप्रदाय की रक्षा करता है। आपने कहा था कि इस सीनियर के हाथ में जो हथियार है वह अमर हथियार है। संजय शर्मा ने आंखें चौड़ी करके चौंकते हुए पूछा। तुम्हें पता है, वह अमर अस्त्र इतना शक्तिशाली है कि अमर लोग भी उसके सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाते थे। और मैंने सुना है कि पिंगान संप्रदाय के पीछे एक भयानक अस्तित्व खड़ा है जो अमर हथियार से भी अधिक भयानक है। यदि यह हथियार वह अमर हथियार है तो मेरे सामने वाला वरिष्ठ व्यक्ति पिंगान संप्रदाय के पीछे खड़ा स्वामी होना चाहिए। मास्टर किरण जोशी ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। ये हथियार बिल्कुल उस अमर हथियार जैसा ही है। फर्क सिर्फ स्तर का है। ये सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए। ऐसा लगता है कि इस हथियार का वास्तव में एक छिपा हुआ स्तर है। ये भावना एक जादुई हथियार है।
इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारे यूनियन अध्यक्ष द्वारा वरिष्ठ को इतना सम्मान क्यों दिया जाता है। तो यह वरिष्ठ व्यक्ति ही है। तस्क तस्क, मेरा एक दोस्त है जो मुख्यालय में काम करता है। उसने राष्ट्रपति से सुना है कि हियान संप्रदाय के पीछे का व्यक्ति बेहद शक्तिशाली है और भविष्य में सब कुछ भविष्यवाणी भी कर सकता है। इस दृष्टिकोण से झानवू साम्राज्य की भविष्य की उपलब्धियां शायद असाधारण होंगी। एक व्यक्ति कुदाल देवद, और जब वे बोल रहे थे तो सभी लोग राजा महेंद्र वर्मा की ओर देखने लगे। तभी राजा महेंद्र वर्मा अपनी स्तब्ध अवस्था से होश में आए। संजय शर्मा और अन्य लोगों के चेहरों पर ईर्ष्या भरी निगाहें देखकर वह जोर से हंसना चाहता था। क्या हमारे यांग परिवार का इस वरिष्ठ व्यक्ति के साथ पहले कोई रिश्ता था? राजा महेंद्र वर्मा इतने उत्तेजित हो गए कि उनका शरीर कांपने लगा। पूरा महाद्वीप हियान संप्रदाय की शक्ति के बारे में जानता है। पिंगान संप्रदाय के पूर्ववर्ती संप्रदाय को भी खोद कर निकाला गया। यह एक छोटा सा पर्वताश्रय संप्रदाय था जो किसी अन्य अज्ञात छोटे संप्रदाय से मिलकर बना था। हालांकि उस अस्तित्व की मदद से ये थोड़े समय में ही आज का भयानक संप्रदाय बनने में कामयाब हो गया। ये सचमुच डरावना है। और अब ये वरिष्ठ यहाँ हैं, क्या इसका मतलब यह है कि उनका राज्य भी बढ़ सकता है? वह इतना लालची भी नहीं है। यदि उनका राज्य एक साम्राज्य बन जाए तो ये पर्याप्त होगा। नीचे पार्वती मेनन भी उस समय दंग रह गईं जब उन्होंने राघव मेहरा के हाथ में हथियार देखा। जब उसने हथियार को देखा तो सबसे पहले उसके दिमाग में स्वर्ण पंख वाला अमर हथियार आया। वह भाग्यशाली थी कि उसे गोल्डन विंग अमर हथियार देखने का मौका मिला, जिसे अमर हथियार रैंकिंग सूची में उच्च स्थान दिया गया था। राघव मेहरा के हाथ में जो हथियार था वह बिल्कुल गोल्डन विंग अमर हथियार जैसा ही था। लेकिन वह अचंभित होकर प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगी। ये हथियार ठीक वैसा ही है। ये स्तर स्पष्टतः बहुत ऊंचा नहीं है। शायद यह ऐसा ही है। हालांकि जब उसने ये सोचा तो वह सोचना बंद नहीं कर सकी। यह कोई साधारण मुखौटा नहीं है। अब उसने एक हथियार निकाला जो गोल्डन विंग अमर हथियार के समान था। इस व्यक्ति ने भी मुखौटा पहना हुआ था और वह अत्यंत रहस्यमय लग रहा था। इन सभी रहस्यों के एक ही व्यक्ति में केंद्रित होने की संभावना बहुत कम है। यदि आप कहेंगे कि यह व्यक्ति सरल है तो मुझे डर है कि कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। दरअसल ये कहना मुश्किल है। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी संभावना बहुत कम है। हो सकता है कि यह सब महज एक संयोग हो। हाँ, यह एक संयोग है। हालांकि पार्वती मेनन ने मन ही मन ऐसा सोचा, फिर भी वह राघव मेहरा को जलती हुई निगाहों से गंभीरता से देखने लगी। अब ये राघव मेहरा की ताकत पर निर्भर करता है। रिंग के चारों ओर मौजूद सभी लोग रिंग पर मौजूद दो लोगों को घूर रहे थे। राघव मेहरा और उनके विपरीत व्यक्ति के बीच खेती में भारी अंतर को देखने के बाद कई लोग राघव मेहरा के बारे में आशावादी नहीं थे। जहां तक विक्रम चौधरी का सवाल है, इस समय राघव मेहरा को मंच पर आते देख, हालांकि उन्होंने एक तलवार निकाली जो काफी अच्छी लग रही थी, उनकी राय में ये सिर्फ एक जादुई हथियार था। ये देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन इससे आपकी ताकत नहीं बढ़ती। उसका हथियार एक खजाना है। राघव मेहरा के इस हथियार को कुचल दो। इसके अलावा राघव मेहरा की साधना को देखते हुए वह जानता था कि जब तक राघव मेहरा बेशर्मी करना बंद नहीं कर देता, वह निश्चित रूप से हार जाएगा। वह ये भी देखना चाहते थे कि राघव मेहरा को अन्य लोग पीटते हुए देखें। अंगूठी पर जब उस आदमी ने अपना हथियार निकाल लिया तो वह कुछ देर तक राघव मेहरा को घूरता रहा और राघव मेहरा में कोई कमी ढूंढने लगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कोई खामी नहीं है तो उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और राघव मेहरा पर हमला कर दिया। एक झटके के साथ वह बहुत कुशल और तेज था और पलक झपकते ही वह राघव मेहरा के सामने था। हालांकि जैसे ही वह हमला करने वाला था, उसे अचानक पता चला कि राघव मेहरा पलक झपकते ही गायब हो गया। इसी समय राघव मेहरा उनके पीछे आ गया था। उसकी गर्दन के पीछे एक लंबी तलवार रखी हुई थी। जैसे ही ये दृश्य सामने आया, आसपास का वातावरण अचानक शांत हो गया। राघव मेहरा ने कहा, आप हार गए। वह आदमी स्तब्ध रह गया। वह अपनी गर्दन के पीछे ठंडक को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। क्या चल रहा है? राघव मेहरा ने कोई आक्रामक व्यवहार नहीं किया।
उसने बस अपना हथियार रख दिया और अपनी जगह पर लौट आया। कुछ क्षण की शांति के बाद आसपास के लोग अचानक शोर मचाने लगे। ये कैसी शारीरिक गति है? ये तो बहुत तेज है। हे भगवान, यह आदमी जिंदन के पहले स्तर पर नहीं हो सकता। वह तो सिर्फ एक मुठभेड़ के बाद जीत गया। सबसे डरावनी बात यह है कि प्रतिद्वंद्वी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं कर सकता। राघव मेहरा के सामने खड़े आदमी के चेहरे पर बदसूरत भाव थे, लेकिन वह हार गया, और वह लोगों के एक समूह के सामने इतनी बुरी तरह से हार गया कि उसके लिए इसे नकारना मुश्किल हो गया। इसलिए वह केवल अपने दांत पीसकर रिंग से बाहर जा सका। प्रधानमंत्री को राघव मेहरा और विक्रम चौधरी के बारे में पता नहीं था, इसलिए उन्होंने सीधे घोषणा कर दी कि राघव मेहरा विजेता हैं और दूसरे गेम में भाग लेने वाले व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा के लिए मंच पर आने दें। राघव मेहरा चुपचाप खड़े होकर मंच पर किसी अन्य व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहे थे। रिंग के ऊपर संजय शर्मा और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा और उन्हें यकीन हो गया कि राघव मेहरा ही वह व्यक्ति है। इस तरह की ताकत के साथ कोई गलती बिल्कुल नहीं होती। इस समय जुबाव हॉल के प्रमुख महेश्वरी लाल ने भी भाषण दिया। कुछ समय पहले सीनियर ने मेरे हॉल से जुवान ग्रेड मार्शल आर्ट और बॉडी टेक्निक की एक किताब खरीदी थी। इस व्यक्ति ने जो बॉडी टेक्निक दिखाई वह उसी जुवान ग्रेड टॉप ग्रेड बॉडी टेक्निक से थी। ये निश्चित रूप से सीनियर है। ये सुनकर संजय शर्मा और अन्य लोग अपने विश्वास पर पूरी तरह दृढ़ हो गए। मंच के नीचे राजकुमार आदित्य वर्मा ये दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में संदेह की झलक दिख रही थी। एक बार फिर उन्हें संदेह होने लगा कि राघव मेहरा ही वह सीनियर है जिसने उन्हें मॉन्स्टर माउंटेन रेंज में बचाया था, क्योंकि उसने अभी सोचा कि शायद उस स्तर के व्यक्ति के लिए हड्डी की उम्र भी गलत साबित हो सकती है। दूसरों के सदमे की तुलना में विक्रम चौधरी का चेहरा अब उदास था। मुट्ठियां कसकर भींच लीं। ये बच्चा सचमुच बहुत अच्छा है, लेकिन मुझसे मत टकराना। विक्रम चौधरी के बगल में बैठी पार्वती मेनन की भौहें पहले से ही सिकुड़ी हुई थीं। मुझे धीरे धीरे लगने लगा है कि यह लड़का सीधा साधा नहीं है। उसका पूर्वाभास प्रबल था, लेकिन उसे विवरण जानने के लिए राघव मेहरा से लड़ना होगा। उसी समय मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला में बड़े लाल पक्षी का सामना विभिन्न स्तरों के कई राक्षसों से हुआ। तार्किक रूप से कहें तो इसका स्तर इतना मजबूत है कि ये राक्षस इसे देखकर भयभीत और हैरान हो जाएंगे। हालांकि उलझन की बात यह थी कि इन राक्षसों ने केवल कुछ आश्चर्य और विस्मय प्रदर्शित किया तथा कोई महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति नहीं दिखाए। इसने कई राक्षसों को रोका और कुछ प्रश्न पूछे। जब उसे सच्चाई पता चली तो वह दंग रह गया। ड्रैगन, कुछ समय पहले ही एक अजगर इस पर्वत श्रृंखला पर आया था। तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचना समाप्त किया, अगले ही क्षण उसके मन की गहराई से एक आवाज गूंजी, मुझे यहाँ ढूंढो। आवाज में भव्यता थी। शांतिपुर में एक प्रांगण के अंदर मुर्गे ने छोटे तालाब और रसोई घर की ओर देखा। हे, मेरे पास जल्द ही एक छोटा अनुयायी होगा। व्यक्तिगत प्रतियोगिता शुरू होने के बाद राघव मेहरा मंच पर ही रहे और नीचे नहीं आए। हर बार उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को अत्यंत तीव्र गति से हराया। इस दौरान कोई भी घायल नहीं हुआ, क्योंकि सभी की गर्दन पर उसकी लंबी तलवार से वार किया गया था। व्यक्तिगत प्रतियोगिता में पराजित होने के बाद विरोधी टीम का टीम प्रतियोगिता में खेलने का कोई इरादा नहीं था। सत्ता में आने के कुछ समय बाद ही उन्होंने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया। इस तरह राघव मेहरा की टीम ने सीधे पूरे 10 अंक हासिल कर लिए और पहले दौर में पहुंच गई। चारों ओर बहुत शांति थी। राघव मेहरा की टीम देखकर हर कोई हैरान रह गया। ये तो बहुत जोरदार है। इस लड़के को क्या हो गया है? क्या किरण जोशी ने इसे नौकरी पर रखने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है? यही होना चाहिए। एक और मजबूत टीम है। भीड़ राघव मेहरा के बारे में चर्चा कर रही थी। इससे राघव मेहरा बहुत खुश हुए। वह अपने मिशन के एक कदम करीब था। अन्य टीमें भी मंच पर प्रतिस्पर्धा करने लगीं। हालांकि उन्हें पता था कि उनकी टीम के पास प्रथम स्थान जीतने का कोई मौका नहीं है, फिर भी उन्होंने इस समय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। उनके लिए यह प्रतियोगिता एक ऐसा मंच है जहां वे अपनी सबसे मजबूत ताकत दिखा सकते हैं और शायद राजा और अन्य लोगों द्वारा भी उन पर ध्यान दिया जा सकता है।
ये कहना कठिन है कि भविष्य में उन्हें प्रशिक्षण के लिए महल में भर्ती किया जाएगा या नहीं। ये भी एक कारण है कि बहुत से लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेने आते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिंस आदित्य वर्मा की टीम की बारी आई। सबसे पहले बाहर निकलने वाले व्यक्ति राजकुमार आदित्य वर्मा थे। जैसे ही वह रिंग में उतरे, चारों ओर जयकारे गूंज उठे। राजकुमार आदित्य वर्मा ने अपने आसपास के सभी लोगों की ओर देखा और उन्हें प्रणाम किया। वह बहुत सुसंस्कृत दिखता है। युवराज के रूप में राजकुमार आदित्य वर्मा को पता था कि वह भविष्य में सम्राट बनेंगे। उसे लोगों का दिल भी जीतना होगा। राजा महेंद्र वर्मा अपने पुत्र को इस प्रकार देखकर बहुत संतुष्ट हुए। संजय शर्मा और अन्य लोगों ने भी राजकुमार आदित्य वर्मा को इसी तरह देखा, क्योंकि वे पहले ही ये तय कर चुके हैं कि राघव मेहरा की प्रतियोगिता में भागीदारी का राजकुमार आदित्य वर्मा से कुछ लेना देना अवश्य है। उनकी नज़र में प्रिंस आदित्य वर्मा और किरण जोशी वे लोग बन गए हैं जिन पर वे ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रिंस आदित्य वर्मा के रिंग में प्रवेश करने के बाद विरोधी टीम ने भी लोगों को रिंग में भेज दिया। ये लड़ाई भी बहुत छोटी थी, क्योंकि राजकुमार आदित्य वर्मा का साधना स्तर वही है। विपरीत पक्ष का सबसे मजबूत व्यक्ति केवल जिंदन के 10वें स्तर पर है, कोई तुलना ही नहीं है। एक दौर की कड़ी टक्कर के बाद प्रिंस आदित्य वर्मा की टीम ने 10 अंक प्राप्त कर लिए और आगे बढ़ गई। प्रतियोगिता जारी है। अब विक्रम चौधरी की टीम की बारी थी। विक्रम चौधरी सबसे पहले रिंग में गए। अत्यंत अभिमानी नज़र। पार्वती मेनन की अब कोई कार्रवाई करने की इच्छा नहीं है। वह तभी कोई कार्रवाई करेगी जब उनकी मुलाकात राघव मेहरा से होगी। वह राघव मेहरा की ताकत का परीक्षण करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। विक्रम चौधरी की ताकत भी निर्विवाद है। एक युद्ध के बाद उसने अकेले ही 5 विरोधियों को हरा दिया। हालांकि उनका आक्रमण स्पष्ट रूप से राजकुमार आदित्य वर्मा और राघव मेहरा से अधिक भारी था। हर बार प्रतिद्वंद्वी को गिरा दो। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे टीम मुकाबले के दौरान स्थानापन्न करना पड़ा। लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा कि वह क्रूर था। दर्शकों के लिए यह और भी मनोरंजक है। बहुत से लोग हिंसा का समर्थन करते हैं। जहां तक टीम बैटल की बात है तो इशिका सिंह और अन्य लोग मंच पर चले गए, लेकिन कोई लड़ाई नहीं हुई और विक्रम चौधरी ने अकेले ही लगभग सभी को कुचल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे यह मैदान उनका घरेलू मैदान हो। पार्वती मेनन ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन फिर भी उन पर हमला हुआ। बेशक उन्होंने हमलों से बचने के लिए अपने शारीरिक कौशल का इस्तेमाल किया। ये दृश्य दूसरों को तो सामान्य लग रहा था, लेकिन जब राघव मेहरा ने इसे देखा तो उनकी आंखें अचानक चमक उठीं। ये किस प्रकार की शारीरिक गतिविधि है? उन्होंने पाया कि पार्वती मेनन की चकमा देने की क्षमता अत्यंत कुशल थी। ऐसा लग रहा था कि वह समय पर बच नहीं सका और लगभग मारा ही गया। लेकिन उन्होंने पाया कि यह निश्चित रूप से इतना आसान नहीं था। उस समय पार्वती मेनन लगभग बच निकलने में असमर्थ थीं, लेकिन उन्होंने इसे सही तरीके से नियंत्रित किया। यही वह क्षण था जब राघव मेहरा पार्वती मेनन को गंभीरता से देखने लगा। इसलिए जब भी पार्वती मेनन चकमा देती तो उन्हें कुछ न कुछ पता चल जाता। अंततः वह रुक गया, थोड़ा सुस्त, क्योंकि उसने पाया कि उसके दिमाग में इस शारीरिक गतिविधि तकनीक के कुछ मॉडल थे। बिल्कुल नहीं, मैं ये कौशल दूसरों को प्रदर्शन करते देखकर ही सीख सकता हूँ। अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार यदि वह पार्वती मेनन को ये प्रदर्शन करते हुए देखें तो वह इस शारीरिक गतिविधि की तकनीक को समझने में सक्षम हो सकते हैं। इसके अलावा उन्हें यह एहसास था कि एक बार जब वे इसे पूरी तरह समझ लेंगे तो वे इसे एकीकृत करने और इसे व्यवहार में लाने में सक्षम होंगे। ये खोज उनके लिए एक नई दुनिया की खोज जैसी थी। लगता है भाई सचमुच बहुत प्रतिभाशाली है। राघव मेहरा ने गहरी सांस ली। उनका चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। मेरे पास आध्यात्मिक जड़ों को छोड़कर बाकी सब कुछ है। यदि उसकी जड़ें आध्यात्मिक होतीं तो वह संभवतः सभी प्रतिभाशाली लोगों को पागल कर देता। ये जानने के बाद कि वह मार्शल आर्ट और शारीरिक गतिविधियों में कितने अच्छे हैं, राघव मेहरा ने भी कीमिया पर प्रारंभिक पुस्तक में रुचि लेना शुरू कर दिया। वह इसका अध्ययन करने के लिए थोड़ा अधीर था, लेकिन यहाँ इतने सारे लोग थे कि उन्होंने अपनी तीव्र इच्छा को दबा दिया और घर पहुँचने तक इंतजार करने का निर्णय लिया।
राघव मेहरा लॉटरी निकालने के लिए मंच पर जाते रहे। ड्रॉ के बाद वे फिर से लड़ने लगे। उन्होंने फिर भी व्यक्तिगत प्रतियोगिता अकेले ही संभाली और हर बार आसानी से जीत हासिल की। परिणामस्वरूप वह वहां उपस्थित सभी लोगों के ध्यान का केंद्र बन गए। विक्रम चौधरी को तब और भी दुख हुआ जब उन्होंने राघव मेहरा की आसान जीत देखी। समय गुजर जाता है। अंत में केवल 4 टीमें बचीं। ये चारों टीमें राघव मेहरा की टीमें हैं। प्रिंस आदित्य वर्मा की टीम, विक्रम चौधरी की टीम और एक टीम जो पूरी तरह से जिंदान चरण के शिखर पर मौजूद लोगों से बनी है। 4 लोग लॉटरी निकालने के लिए मंच पर आए। ड्रॉ के परिणाम सामने आ गए हैं। इस राउंड में राघव मेहरा और उनकी टीम का मुकाबला प्रिंस आदित्य वर्मा और उनकी टीम से होगा। इस समय आसपास के सभी लोगों ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान केंद्रित किया। अंततः सबसे रोमांचक क्षण आ ही गया। वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि राघव मेहरा ने चमत्कारिक रूप से अपनी प्रथम स्तर की जिंदन साधना से सभी को कुचल दिया। इस समय राघव मेहरा को अंततः राजकुमार की टीम का सामना करते देखना अभूतपूर्व दृश्य था। अंदाजा लगाओ कौन अधिक शक्तिशाली है, युवराज या वह रहस्यमय व्यक्ति? तुम्हें पूछना चाहिए कि राजकुमार अधिक शक्तिशाली है या वह लड़का कमजोर है। राजकुमार सबसे शक्तिशाली है। मैं राजकुमार से प्यार करती हूँ। इस समय चेहरे पर दागों वाली एक मोटी औरत चिल्लाए। उसके अलावा कुछ अन्य महिलाएं भी हैं जो बहुत पागल हैं। जब अन्य लोगों ने उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो उन्हें अजीब लगा। राघव मेहरा पहले की तरह मंच पर आए। कुछ समय पहले ही उसने राजकुमार आदित्य वर्मा की ताकत भी देखी थी। वह विक्रम चौधरी जितना ही ताकतवर और थोड़ा दबंग लग रहा था, लेकिन फिर भी वह अभी भी आत्मविश्वास से भरा हुआ है, क्योंकि उसने गुप्त रूप से पार्वती मेनन के शरीर की गतिविधियों को जान लिया था। उन्होंने महसूस किया कि एक बार उन्होंने उस कौशल का पूरी गति से उपयोग किया। गति भयावह होगी, बेशक अगर उनकी मूल ताकत राजकुमार आदित्य वर्मा की ताकत से प्रतिस्पर्धा कर सकती है तो इस कौशल का बैकअप के रूप में उपयोग करना बेहतर होगा। इस तरह पार्वती मेनन का सामना करते समय वह उन्हें अचंभित कर सकते थे। ये सही है कि राघव मेहरान की नज़र में पार्वती मेनन अब बिल्कुल भी सरल नहीं रहीं। उन्होंने महसूस किया कि केवल यह एक ही गतिविधि तकनीक उनके द्वारा खरीदी गई तकनीक से सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली थी, जैसे कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर अतुलनीय। पार्वती मेनन की उपस्थिति को देखते हुए पार्वती मेनन संभवतः किसी शक्तिशाली ताकत की प्रतिभा हैं। राजकुमार आदित्य वर्मा रिंग के पास गए और राघव मेहरा को गंभीरता से देखने लगे। एक पल झिझकने के बाद उन्होंने कहा, माफ कीजिए, क्या आप मेरे उपकारक हैं? ये शब्द बोलते ही आसपास का वातावरण अचानक शांत हो गया। ये सुनकर राघव मेहरा राजकुमार आदित्य वर्मा को घूरने लगे। अप्रत्याशित रूप से अंततः उन्हें पहचान लिया गया। राघव मेहरा ने इसे नहीं छिपाया और सिर हिला दिया। राघव मेहरा का जवाब पाकर प्रिंस आदित्य वर्मा शर्मा गए। ये वास्तव में सच है बॉस, क्या ये सब आपके लिए ठीक है? अगर आप प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हैं तो हम किस बात की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? तो फिर मैं हार मानता हूँ, राजकुमार आदित्य वर्मा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। वह वैसे भी हारने वाला था, इसलिए न लड़कर अपनी इज्जत बचा सकता था। इसके अलावा उसे राघव मेहरा से पिटने का भी डर था। जैसे ही ये शब्द बोले गए, विशाल चौक पूरी तरह से शांत हो गया। हंगामा मच गया। ये बच्चा वास्तव में राजकुमार का उपकारक है। राजकुमार अभी भी एहसानों के बारे में बहुत चिंतित है और हम एक अद्भुत लड़ाई से चूक गए। ये भी बहुत अच्छी बात है। राजकुमार ऐसा ही है। भविष्य में वह अवश्य ही एक बुद्धिमान शासक बनेगा। लोगों के एक समूह ने राजकुमार आदित्य वर्मा की अंतहीन प्रशंसा की। ये आवाज़ें सुनकर राजकुमार आदित्य वर्मा का चेहरा लाल हो गया। खांसी, अगर मैं कहूँ कि मैं ये सिर्फ कृतज्ञता के कारण नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बड़े आदमी से मार खाने का डर है, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे?